पॉडकास्ट हिट तो होना चाहिए ना। जैसे हिंदी फिल्म है, जब तक नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, अरे सर कर नहीं होंगे, मारपीट नहीं होंगी, फिल्म पॉपुलर नहीं बनती ना। करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत मसाला ऐड करना पड़ता है। देश दुनिया में कुछ भी हो जाए, कहीं भी एक खड्डा हो जाए तो वो गडकरी जी का ही नाम आता है। मतलब दूसरा कोई नाम ही किसी को याद नहीं है। जब आप गाय और भैंस रखकर उसका दूध पीते हो तो गोबर भी का आपको सहन करना पड़ेगा। एक बयान आपने बिहार में दिया, ऐसा तीर छोड़ो कि अंजा पंजा गंजा। पंजा तो सबको पता है, ये अंजा और गंजा कौन है? तुम ढूंढ के निकालो, तुम्हारे जैसे शोध पत्रकारिता का काम करने वालों का काम है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है इंदर साहनी, उन्होंने कहा है कि अब तो गडकरी साहब बस हमारी पीठ के ऊपर ही हाईवे बनाना बाकी रह गया। अगला हाईवे किसी की हेयरलाइन जा रही माथे से निकाल देंगे। आप सुनते हैं गाना? हाँ, कौन सा? जिंदगी एक सफर है सुहाना, या कल क्या होगा किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। अब लाइन बदल दी गई है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे टोल पड़ेगा देते जाना। वो भी सस्ता कर दिया ना। आपने अभी एक कुछ बयान दिया है कि आपके पास 15,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और वो खर्च नहीं हो पा रहे हैं। क्या जो लगातार आपने E20 कल पहले से, कई साल पहले से ही जो उसका सपोर्ट करना शुरू किया कि यही फ्यूचर है, इससे पैसा बचेगा, इससे देश आगे जाएगा, क्या आपको लगता है वो एक बहुत बड़ी वजह है जिससे आपको घेरा जा रहा है? मैं सीएनजी की बात करता हूँ तो क्या मैं सीएनजी बना रहा हूँ? मैं मिथेनॉल की बात करता हूँ तो मैं मिथेनॉल बना रहा हूँ। आपने पहले तो E20 के ऊपर जोर दिया, फिर उसके बाद आपने पॉलिसी जब बन रही होगी तो बेटों को बता दिया। अब ये इथेनॉल में 550 इंडस्ट्रीज है, उसमें हमारा सप्लाई जो है मेरे लड़कों का वो 0.05 है। मेरे को कोई फेवर करके टेंडर नहीं मिला है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री टेंडर निकालती है, उसका रेट कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी के ऊपर अध्यक्षता में मीटिंग होती है, उसमें तय होता है। ये पेड न्यूज मुझे बदनाम करने के लिए थी। ये कौन करवा रहा था पेड कैंप? मुझे मालूम है किसने किया। मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तब भी इन षड्यंत्रकारियों ने, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर गलत प्रचार किया। केवल मैं अध्यक्ष नहीं बनूं इसलिए षड्यंत्र किया गया था। कि 2022 में आपने एज इट इज बात कही। 2022 में आपने कहा कि मैं वादा करता हूं कि बिहार की सड़कों को अमेरिका जैसा बना दूंगा। अब 2025 में आप एज इट इज रिपीट कर रहे हैं 3 साल बाद उसी बात को। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है। हमारे देश के आज के मुसलमान ये कोई बाहर से नहीं आए। आदर्शवाद मानने के बाद भी बहुत बार कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं चुनाव जीतने के लिए। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज मैं बहुत खुश हूँ, टीम एसकेटी बहुत खुश है, क्योंकि आज हम जिन नेताजी का पॉडकास्ट करने जा रहे हैं उनके सब मुरीद हैं। पक्ष हो, विपक्ष हो, जनता हो, आज तक उनके काम में कोई कमी नहीं निकाल पाया है। अच्छा, पर्सनली मैं जब उनसे मिलूंगी तो उनका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि मेरा, आपका और पूरे देश के लोगों का बहुत सारा समय उन्होंने बचाया है। वो कहते हैं ना, टाइम इज मनी। तो सीधा सीधा फायदा उनसे हम सबको मिल रहा है, क्योंकि पहले जो सफर करने में आपको 8 घंटे का समय लगता था, अब 5 घंटे में हो जाता है। पहले जिस सफर को करने में आपको 5 घंटे लगते थे, अब वो 3 घंटे में हो जाते हैं। तो बात सीधी सी है कि हर घर तक उन्होंने फायदा पहुंचाया है। जो बैक एक होता था, सफर करते समय पीठ में दर्द हो जाता था, कंधे अकड़ जाते थे, जकड़ जाते थे, उन सबसे हमें मुक्ति मिली है। बिल्कुल ठीक आपने पहचाना। आज टेक ऑफ विद एसकेटी में मेरे साथ रहने वाले हैं हमारे सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। अब बड़ी बात यह है कि 2014 से आज तक जिनका मंत्रालय नहीं बदला गया, नितिन गडकरी जी। हर कोई जिन्हें पसंद करता है, जिनके काम की तारीफ करता है, कोई कमी नहीं निकाल पाता है, नितिन गडकरी जी। विपक्ष के कई नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी के बाद पीएम बनने की पहली पसंद नितिन गडकरी जी। लगातार उनका ये जो सफर रहा है वो ऊंचाइयों भरा रहा है। टेक ऑफ करने के बाद बस उड़ान ही वो भरते चले गए। अभी हाल के दिनों में नितिन गडकरी जी के सफर में थोड़ा सा टर्बुलेंस जरूर आया है और उस टर्बुलेंस के ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बेटों का फायदा कराया है गडकरी जी ने। एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल के ऊपर नितिन गडकरी जी के बेटों और कंपनी की क्या पूरी बातचीत है वो भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे। अगला 16 लेन कहां बन रहा है, 2 से 3 घंटे में आप कहां पहुंचने वाले हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम करेंगे चर्चा और देंगे बोर्डिंग पास नितिन गडकरी जी को। आइए।
नमस्कार सर, नमस्कार। आइए। आइए आइए। आपके जो मीम्स बनते हैं वो देखा हुआ है आपने? नहीं? सच बताऊं क्या, हाँ। बहुत कम देखता हूँ। अरे कभी कभी गाड़ी में बैठकर जब जाता हूँ मैं हाँ। एयरपोर्ट की तरफ, अगर तब देखता हूँ, बाकी टाइम ही नहीं मिलता। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है इंदर साहनी, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, वो अगर आपने नहीं देखा है उनका वो शो के जो क्लिप्स है वायरल, तो आपने बहुत बड़ा कुछ मिस कर दिया है। अच्छा, उसने क्या मैं किया? रेकमेंड करूँगी, मैं आपको लिंक भेजूँगी। उन्होंने आपके ऊपर ही स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो करी हुई है, और उन्होंने कहा है कि अब तो गडकरी साहब बस हमारी पीठ के ऊपर ही हाईवे बनाना बाकी रह गया बाकी हर जगह हाईवे खींच दिया है, ऐसा उनका खैर बहुत शानदार है सर एक वो। परसों एक आया मेरे को, एक ने भेजा, एक आदमी एक ऐसी सुंदर महिला अपनी सहेली को लेके गाड़ी चलाते रहता है। हाँ। उतने में उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और बोलता है, तुम कहाँ हो? बोला, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तुम्हारे बाजू में कौन बैठी है? वो चुड़ैल कौन बैठी है? सब डांटती हो पत्नी। बोलता क्यों? बोले अभी तुम्हारी ट्रैफिक चालान आई, उसका फोटो भी आया और मुझे पता चला कि तुम गाड़ी चलाकर वो बाजू में बैठी है। तो वो बोलता है, गडकरी साहब ये अब बंद करो, हमारी प्राइवेसी क्योंकि वो फोटो उसका आता है, तो चालान में फोटो भी भेजते ना, हाँ हाँ तो वो फोटो आ गया वो महिला का उसके साथ। हाँ, बड़ी क्लियर फोटो आती है सर। हाँ। एकदम साफ स्पष्ट, क्योंकि मेरा तो चालान कट चुका है, मैं आपको बता रही हूँ। ये जब आपका पूरा फुल लॉकडाउन जिस समय लगा हुआ था ना, तो खाली सड़कें थी, मीडिया वाले तो भगाते थे गाड़ी। तो मेरी सुबह की शिफ्ट थी, मैं अच्छा लाल बत्ती पे मैंने गाड़ी रोकी है सर, और वो जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसके ऊपर रोकी है बस गाड़ी, खाली सड़क पे मैं गाड़ी रोक के खड़ी हूँ सर, और उसका भी चालान आया हुआ है। तब मैंने देखा इतनी आप चिंता क्लियर। मत करिए, मुझे भी चालान अच्छा, ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मुंबई में ये वर्ली बांद्रा सीलिंग पर मुझे गाड़ी 2-3 बार फाइन हुआ। अच्छा, और ये क्या ओवर स्पीडिंग का चालान था? वो क्या है, गलती है कि वहाँ उसमें 60 या 80 लिख कर रखा है, पूरी फास्ट रोड है, तो थोड़ा सा उसमें स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि ऑब्स्टेकल कुछ है नहीं। हाँ। एक्चुअली उसको 100 करना चाहिए। अभी कितना है? 80? 60 या 80 कुछ तो भी है, 80 है। हाँ, तो फिर बढ़वाइए बढ़वाइए। स्टेट गवर्नमेंट का मैं नहीं बनाया हूँ। हाँ वर्ली बांद्रा है ना मुंबई में, हाँ आपने गया समुद्र हाँ में? हाँ, एकदम मैं नहीं सर, बनाया। हाँ, अच्छा। 55 फ्लाईओवर्स वर्ली बांद्रा, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, महाराष्ट्र के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में नहीं बनाया। अब तो सर पता ही नहीं चलता है कौन सा आपने बनाया है, कौन सा स्टेट ने बनाया है, क्योंकि जो भी हो जाए वो सब गडकरी साहब ने बनाया है। प्रॉब्लम है एक्चुअली, समृद्धि महामार्ग मैंने नहीं बनाया, हाँ वो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया, देवेंद्र जी ने, उद्धव ठाकरे उन्होंने बनाया, हाँ पर सब 90% क्रेडिट मुझे देते हैं, तो मैं क्लियर करता हूँ कि मेरा नहीं। तो ये अच्छा लगता है, ख़राब लगता है? नहीं, जिसका काम है उसी को क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं नहीं लेना चाहता हाँ। कि जो मेरा काम नहीं उसका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता। और जो आपने नहीं किया जब उसका ठीकरा फोड़ते हैं तो? वो भी प्रॉब्लम है। हाँ अब कोई भी गड्ढा कोई भी रोड पर आए तो मुझे क्लियर करना पड़ता है कि मैं राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूँ। हाँ मैं स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, विलेज रोड, अर्बन सिटी के रोड, इसका मैं मंत्री। अब दिल्ली में गड्ढे हैं, देखो गडकरी जी तुम क्या कर रहे हो? अभी दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट है, डीडीए है। हाँ अभी मैंने ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, हाँ वो तो दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार का प्रोजेक्ट था, वो मेरा नहीं था। मैंने एनएच डिक्लेयर करके करवाया वो 8,000 करोड़ का। फिर UR2 ये डीडीए का प्रोजेक्ट था, मैंने उनसे लेकर बनाया। तो कहीं ना कहीं कुछ बातों में फिर वो डिस्क्रेडिट भी बहुत बढ़ेगा मिलता है। नहीं, पर इसे आप उपलब्धि मानते हैं कि चाहे देश दुनिया में कुछ भी हो जाए, कहीं भी एक खड्डा हो जाए तो वो गडकरी जी का ही नाम आता है, मतलब दूसरा कोई नाम ही किसी को याद नहीं है। जब आप गाय और भैंस रखकर उसका दूध पीते हो हाँ तो गोबर भी का आपको सहन करना पड़ेगा। तो मेरा दोष नहीं है, पर मैं क्योंकि लोगों के मन में रोड है ना, रोड बस कुछ भी हुआ गडकरी ने बना। अभी ब्रिज गिर गए बिहार में, हमारा एक भी नहीं गिरा है। तो मुझे आप जैसे पत्रकार, आपके ब्रिज बिहार में गिरे, हमारे नहीं गिरे। वो 90 डिग्री वाला जो रोड था, पुल था, उसके लिए भी कह रहे थे गडकरी साहब ने बनाया है। कहाँ का? ये MP वाला जो था, मेरा नहीं था। हाँ, पर सोशल मीडिया पे आपको ही लोग हाँ, वो ट्रोल करे। 7 कितने % आते हैं हमारे ऐसे गलत? 70 to 80% होते हैं जो हमारे गलत आते हैं। आप पूछो सवाल इसमें। अच्छा 70 to 80% जिसका मेरा कोई संबंध नहीं। अच्छा, तो पर मैं रोड का कुछ भी अच्छा बुरा उसका सिंबल ही मैं बन गया हूँ।
लोग मेरे गले में माला अटका देते हैं। हाँ। कुछ गलतियां भी होती हैं हमारी। कैसे डील कैसे करते हैं फिर आप? कैसे डील कैसे करते हैं? कुछ डील नहीं करता, जो हुआ सो हुआ। अच्छा। मैं तारीफ करने से खुश नहीं होता, टीका टिप्पणी करने से नाराज नहीं होता। और मैं ये मानता हूँ कि हम लोग जब अच्छाई की, सक्सेस की जब क्रेडिट लेते हैं तो डिस्क्रीट होता है, तो उसको भी सहन करना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर मेरी गलती है तो मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कितने इंटरव्यू में रोड एक्सीडेंट के ऊपर मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरे प्रयास करने के बाद भी हम उसको कम नहीं कर पाए। स्कूटर है आपके पास? अभी है पर मैं चलाता नहीं। चलाते? कौन सा स्कूटर? बजाज का था, घर पे इलेक्ट्रिक का है। अभी 3 व्हीलर है घर में, मुझे शौक है। ये जो स्टैंड अप कॉमेडी की मैं बात कर रही हूँ, उसमें स्टैंड अप कॉमेडियन ये बोल रहे हैं कि गडकरी साहब को अधिकारियों और उन पे किसी पे भरोसा नहीं है। वो स्कूटर के ऊपर 1 किलो सीमेंट लेके खुद ही निकल पड़े हैं। वो जहाँ पे भी देखते हैं सीमेंट डालते हैं, पीछे से वो आता है, रोड बनाता हुआ आगे चलता चला जाता है। तो ऐसे ही है नहीं? मैं दखल लेता हूँ। हाँ। यानी गड्ढे की मैंने पहली बात जनता की तकरारों की, मैं सेंसिटिव पॉलिटिशियन हूँ तो मैं तकरार लेता हूँ। आप रिकॉर्डिंग शुरू हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मैं जब भी गलतियाँ ऐसी दिखती है, यानी गड्ढे वगैरह होते हैं, तो मैं उसकी जो हमारी गलती है उसको रेक्टिफाई करता हूँ। और अभी मैंने आज ही एक निर्णय किया है, आज इशू किया है कि हर आरओ और पीडी वह साल भर में उसके जिम्मेदारी पर जो सेक्शन है उसमें कितने एक्सीडेंट्स हुए और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, टीवी से कितनी तकरारें उसकी बाहर आई, उसके आधार पर मैं उसका परफॉर्मेंस ऑडिट करूँगा और उसको जिम्मेदार पकड़ूंगा। ये आप रोज़ नए नए जो आदेश देते रहते हैं, तो ये परेशान हो जाते होंगे फिर आपके अंडर काम करने वाले? होते होंगे। नई बात बता दी आज, तो अब ये भी करना है। अभी मैंने केरल का दिया रिव्यू, अभी आने के पहले 3 घंटा बहुत गर्म किया मैंने। ब्लैक लिस्टेड करो सबको। परेशान रहते होंगे? देखिए, मैं जनता से लॉयल हूँ और जनता ने मुझे चुन कर दिया है और प्रधानमंत्री ने मुझे दायित्व दिया है और जनता के प्रति मैं जिम्मेदार रहकर जनता को अच्छे रोड दूँ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करूँ, ये मेरा कर्तव्य है। और वो मैं नहीं करता तो मैं मेरे कर्तव्यों का पालन नहीं करता, ऐसा होगा तो मैंने करना चाहिए वो। अश्विनी वैष्णव जी से कैसे आपके संबंध है? अच्छे संबंध है। अच्छा संबंध है। लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव जी को जहाँ पटरी खींचनी थी वहाँ पे आपने रोड बना दिया। ऐसा तो कहीं अश्विनी वैष्णव जी परेशान हो गए आपसे, कह रहे हैं कि ये तो हर जगह रोड बनाता चला जा रहा है। नहीं, एक क्या हुआ है, KPMG का एक रिपोर्ट आया हाँ। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 81% ट्रैफिक रोड पर गुड्स ट्रैफिक आ गया और 1% रेलवे पर आया और करीब 18% बाकी इससे है। तो फिर लोगों ने कहना कि आप रोड अच्छे बनाओगे तो रेलवे का बिजनेस जाएगा। हाँ। तो ऐसा ये कंपटीशन होनी चाहिए। वैसे मैं पब्लिकली ये कह चुका हूँ कि अगर हम पानी से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 1 रुपया कॉस्ट है, रेलवे से करते तो 6 रुपये है और रोड से करते तो 10 रुपये है, हवाई जहाज़ से करते तो उससे कई गुना ज़्यादा है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है वाटरवेज, दूसरी प्रायोरिटी है रेलवे, तीसरी प्रायोरिटी है रोडवेज और चौथी प्रायोरिटी है एयरवेज। पर अब ये हम रोड अच्छे बना रहे, फिर उसमें क्या हुआ कि फ्यूल में बदल आ गया, इलेक्ट्रिक आ गया, इथेनॉल आया, फ्लेक्स इंजन, CNG, LNG, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक। तो नेचुरली क्या हुआ कि अब उसकी भी कॉस्ट कम हो रही है। अभी मैंने पानीपत में एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। एक मुंबई के बहुत बड़े लॉजिस्टिक कंपनी है, उन्होंने एक कंटेनर मुद्रा, कांडला और JNPT से डायरेक्ट कंटेनर ये सोनीपत लेके आएंगे, पानीपत नहीं सोनीपत। तो उन्होंने स्पेशल 60 टन के इलेक्ट्रिक ट्रक लिए, वो इलेक्ट्रिक स्वैपिंग टेक्नोलॉजी है और प्रोटॉन करके कंपनी है, चाइनीज़ उनका है। तो अब 110 रुपये डीजल जो है उसकी कॉस्ट में इलेक्ट्रिक की कॉस्ट आती 10 रुपये। तो एकदम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई और लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो गई। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई, तब रेलवे को भी अब करना होगा कि एक रेलवे में 40 के बजाय 60 बोगी जाए और एक के ऊपर 2 कंटेनर जाए ताकि उनकी कॉस्ट कम हो। तो धीरे धीरे जब कंपटीशन होगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, तो सभी क्षेत्रों में
कंपटीशन होनी चाहिए रेलवे रोड में। हाँ। पर जैसे जो अच्छा बेनिफिट देगा उसमें लोग जाएंगे। अभी हम लोग हमारे रोड पर लग्जरी बसेस जाती थी। अब धीरे धीरे नागपुर से पुणे बड़ी बसेस करीब 70-80 बसेस छूटती है। अब नागपुर से पुणे वो वंदे भारत ट्रेन चालू हुई। हाँ। अब वो बहुत अच्छी है, टिकट भी कम है, तो लोग उसमें जाने लगे, तो बस का ट्रैफिक कम हुआ। अब अल्टीमेटली जो कंपटीशन है वो क्वालिटी की है, कंफर्ट्स की है और उसके रेट की है। तो सबको अधिकार है, जो सबसे अच्छी सर्विस देगा लोग उसको प्रीफर करेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और लोगों को अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, इसलिए कंपटीशन होनी चाहिए। और इसलिए कल हमारी बसेस कम होगी तो हमारा टोल कम होगा तो रेलवे का ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ। तो हम और फिर करेंगे कि इलेक्ट्रिक बस लाएंगे, फिर हम फ्लैश चार्जिंग की बस लाएंगे। हाँ। तो उससे रेलवे से भी उड़ने वाली बस की अभी हम रेलवे से कम कॉस्ट करेंगे, तो फिर रेलवे को और कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी। हाँ। तो ये दुनिया में ये कंपटीशन से अल्टीमेटली जनता का बेनिफिट है, पब्लिक का बेनिफिट है, पब्लिक की कंफर्ट लेवल बढ़नी चाहिए और वही मकसद है। बुलेट ट्रेन लोग कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी तो फ्लॉप कर देंगे। वो अहमदाबाद टू मुंबई कह रहे हैं 2 घंटे में पहुंचो, तो गडकरी जी कह रहे हैं मैं 1.5 घंटे में पहुंचा देता हूँ। अभी देखो, दिल्ली से देहरादून हाँ। 2 घंटे में होगा। अब दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में होगा, हो रहा है ऑलरेडी। अब दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। दिल्ली से मनाली 7 घंटे में होगा। अब दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 40-45 मिनट में हुआ है। अब ये क्या हुआ है कि चेन्नई से बेंगलोर 5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा। मैसूर से बेंगलोर 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हुआ। तो जब अभी चेन्नई से दिल्ली, इसमें 320 किलोमीटर डिस्टेंस भी कम हो रहा है और उसके साथ साथ समय भी कम हो जाएगा, कॉस्ट भी बचेगी, फ्यूल भी बचेगी। तो नेचुरली क्या है कि ये पक्का है कि मैं जब मुंबई पुणे हाईवे मैंने बनाया तो जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट्स मुंबई और पुणे के बीच में चलती थी। अब मैंने हाईवे बनाया तो फ्लाइट बंद हो गई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 6 महीने के बाद दिल्ली से देहरादून फ्लाइट बंद हो जाएगी, दिल्ली से जयपुर फ्लाइट बंद हो जाएगी, पर जयपुर से बेंगलोर फ्लाइट, जयपुर से और नागपुर फ्लाइट, जयपुर से कलकत्ता फ्लाइट बढ़ेगी। तो ऐसा तो नहीं, देखो ये कंपटीशन, कंफर्ट्स, इसमें अल्टीमेटली जनता का फ़ायदा है। अभी जैसे पहले लोग अखबार पढ़ रहे थे, फिर टीवी मीडिया आई, फिर सोशल मीडिया आई, फिर आप जैसे लोग आए। अब आपको लाखों का मिला तो उनका दुकान कम हुआ। अब कल आपके अलावा और कोई नया अल्टरनेटिव आएगा। ठीक बात। तो कंपटीशन चलती रहनी चाहिए और जो कंज्यूमर है, माँ बाप, हमारा वही जनता है। जनता को सबसे अच्छा बेनिफिट कम पैसे में मिलना चाहिए, वो होते रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी बदलती रहनी चाहिए। अल्टीमेटली जनता मालिक है, वो जो चॉइस करेगी वो चलेगा, जो देखना है वो देखेगी, जैसे चलना है वैसे चलेगी, जो लेना है वो व्हीकल लेगी। पर एक बात ज़रूरी है, पोल्यूशन कम होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कंफर्ट्स लेवल बढ़नी चाहिए और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इकोनॉमी को भी बढ़ाना है और समाज में इथिक्स के साथ संस्कारों के आधार पर गुणात्मक रूप से समाज को भी बदलना है। तो अल्टीमेटली अच्छे गोल क्या है वो निश्चित है। उन गोल तक हम सरकारी माध्यम से, सामाजिक माध्यम से, शैक्षणिक माध्यम से, एनजीओ के रूप में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हम उस उद्दिष्टों तक जाए, ये सबका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। उसमें जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो करती है। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रही है, ये प्रकार से आप एजुकेशन ऑफ मासेस कर रही है, आप अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचा रही है, सच्चाई को पहुंचा रही है। दिस इज़ योर क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स नेशन एंड सोसाइटी। अब इसमें और कोई कंपटीशन में आएगा और कोई नया प्रोग्राम आएगा, चलते रहेगा। अब देखो 10 साल पहले जो म्यूज़िक पॉपुलर था, आज वो गाना नहीं सुनते लोग। जो आज सुन रहे वो 10 साल के बाद नहीं सुनेंगे। जो 10 साल पहले जो हीरो पॉपुलर था वो आज नहीं है। सबकी टेम्पररी फेज होती है और उस फेज में जो आदमी अच्छा काम करता है वो लॉन्ग टर्म टिकता है। आप सुनते हैं गाना? हाँ। कौन सा? मैं पुराने भी सुनता हूँ, लता मंगेशकर के वगैरह। अभी वो माला सिन्हा और धर्मेंद्र के पिक्चर का गाना है, बहुत पुराना। अभी वो सुन रहा था मैं आज ही। कौन सा वाला? बहुत प्रसिद्ध गाना है, अभी मेरे मोबाइल पर होगा, वो बताऊंगा। तो अब बताइए ना आप कौन सा था, पता तो चले व्यूवर्स को। हाँ, पता तो चले। वो गाना
मुझे याद आने के बाद बताऊंगा। अभी मैं इंटरव्यू खत्म होते होते तक मैं पूछूंगी, याद अभी आया? मैं विशाल मिश्रा का हाँ, गाना है वो सुनता हूँ, हाँ। फिर अरिजीत सिंह का सुनता हूँ, अरिजीत सिंह के पूरे गाने सुनता हूँ, गुलाम अली को सुनता हूँ, जगजीत सिंह को सुनता हूँ। फेवरेट क्या है? कौन सा, कोई एक गाना बताइए ना अरिजीत सिंह का। मुकेश मेरे फेवरेट है, अरिजीत सिंह फेवरेट है। हाँ, मुझे ज़्यादातर जो दर्द के साथ जुड़े हुए गाने होते हैं वो अच्छे लगते आपकी लाइफ तो बड़ी हैपनिंग है पर मुझे वो पसंद है। मैंने तो यही मुकेश सुना के है। गाने में देखो, हाँ। आप देखो राज कपूर के पिक्चर में शैलेंद्र जी ने लिखे हुए गीत और मुकेश ने गाए हुए गीत और शंकर जयकिशन ने दिया हुआ संगीत बहुत अच्छा है। अभी संतोष मोहन का वो जो गीत है, संतोष आनंद का, वो जो जया बहादुर ने गाया है ना, मनोज कुमार के पिक्चर का गीत, कौन सा? बहुत सुंदर गीत है, मुझे बहुत पसंद है वो। कोई तो एक गाना बताइए जो आप। जिंदगी तेरी मेरी कहानी है, नहीं क्या? हाँ एक प्यार का नगमा है, हाँ। बहुत सुंदर गीत है। तो जिसकी मैं देखो जिसमें शब्द के अर्थ अच्छे होते हैं, संगीत भी अच्छा होता है और गायक भी अच्छा होता है, गीत है। अभी वो जुबेन गर्ग के भी गीत मैंने बीच में बहुत सुने, अभी अचानक, मैं कभी जानता नहीं था उनको, हाँ। वो ये आने लगे, मुझे बड़े अच्छे लगे उसके, बहुत सुनता था। शानदार। एक गाना और है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। और राजेश खन्ना का अंदाज हाँ। पिक्चर का, हाँ, इसकी अगली लाइन क्या है? जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, किशोर कुमार ने गाया हुआ, यहाँ कल क्या हो किसने यह जाना। कल क्या होगा किसने जाना। अब लाइन बदल दी गई है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, या कल क्या होगा किसने जाना। नहीं, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे टोल पड़ेगा देते जाना। अब वो भी सस्ता कर दिया हमने। अभी जो टोल था 3,000 रुपये का पास दे दिया, हाँ और उसके कारण तो अभी 200 टोल फुकट हो गए, 15 रुपये में एक, हाँ। नहीं के बराबर। ये कैसे आइडिया आया आपको? देखिए, लोगों की कंफर्ट लेवल, हमारा लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में कर्तव्य है कि हम लोगों के जीवन को सुसह्य कैसे बनाएं। उनको देखो, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, नो डाउट। पर कल जाके हम कोई दुकानदार थोड़ी है, व्यापारी थोड़ी है, हम सरकार है, हम जनता के हित में काम करते हैं। तो जब टोल ज़्यादा पड़ रहा था तो मैंने सोचा कि कोई व्यवहार निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी सपोर्ट किया, फिर हमने उसको एक पॉलिसी बनाई, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ सर। मैं आपको बताऊँ, 2020 में जब मैंने आपसे सवाल पूछा, हमारे चैनल में इंटरव्यू था, फिर 2022 में जब मैं जी में थी, जी हिंदुस्तान में आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला, और अब न्यूज़ 18 इंडिया के कॉन्क्लेव में आए थे। वो इंटरव्यू मैंने नहीं किया था, पर जब इंटरव्यू हो गया तो नीचे जो ऑडियंस बैठी होती है वहाँ से ये सवाल मैंने पूछा था, जो हर पत्रकार आपसे पूछता है कि सर टोल इतना महंगा है, उसका क्या होगा। इसका अनगिनत बार आपने जवाब दिया है ना? तो मैं भी उसमें से एक थी पूछने वालों में से। और अब ये जो पास आया है, शायद मैंने उस जवाब में ये कहा था कि रुक जाओ, जल्दी मैं ऐसी घोषणा करूंगा कि आपको उसमें तकरार आपकी खत्म हो जाए। और ये बमुश्किल 2 साल पहले की बात है। जब मैंने न्यूज़ 18 इंडिया वाला पूछा था, वो तो अभी 2 साल पहले की बात है, और अब देखिए वो हकीकत हो भी गई। तो मैं पर्सनली तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। लेकिन हम ऐसा सुनते हैं कि आप देखिए, हाँ, मैं दिल्ली शहर NCR में 1.5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ। 1.5 लाख करोड़, ये पैसा मैं मार्केट से खड़ा करता हूँ, जिनके पैसे होते हैं उसके ब्याज देता हूँ, कुछ बजट का पैसा यूज़ करता हूँ, और ये पैसे में मैं लोगों को सवाल पूछता हूँ। मार्केट से कैसे खड़ा करते हैं? मैं बॉन्ड्स में पैसे, कर्जे खड़े करता हूँ, प्रोजेक्ट को मोनेटाइज करता हूँ। हमारा TOT मॉडल है, BOT मॉडल है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है। हम ऐसा सुनते हैं कि आपको जाम में फंसे फंसे भी आइडिया आ जाता है होता है? देखो, एक बात मैंने 11 साल में महसूस की कि लोगों से सुझाव सुनते रहना चाहिए, जाते समय अनुभव करते रहना चाहिए। अभी हमारी गलती हुई, 11 साल मेरे समझ में नहीं आया कि रोड का जब काम करते हैं तो बाजू में हम डाइवर्शन करते हैं, तो डाइवर्शन ऐसे ही टेम्पररी बना देते हैं, और 2-2, 3-3 साल चलता है, उसमें गड्ढे होते हैं, वही सोशल मीडिया जब क्या आता है। अब मुझे ध्यान में, तो मैंने देखा तो हमारी नोटिफिकेशन में लिखा था कि डाइवर्शन ऐसे ही अपना दखला दूँ। मैंने कहा जिस स्टैंडर्ड का रोड बनेगा उसी स्टैंडर्ड का डाइवर्शन बनेगा, ताकि वो लोगों को तकलीफ ना हो। तो हमको धीरे धीरे अनुभव से कुछ बातें, हमारी गलतियां ध्यान में आती है, लगातार हम रिफॉर्म करते हैं, पॉलिसी बदलते रहते हैं, और मार्ग समस्याओं के ऊपर समाधान ढूंढते रहते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और समय के साथ सीखना पड़ता है।
इसलिए मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मैंने जो कुछ पहले किया वो हर समय बिल्कुल सही था, करेक्ट था और हम बिल्कुल बराबर, ऐसा नहीं। हम जो करते हैं वो जनता से फीडबैक लेते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं। गलतियाँ अगर लोग ध्यान में देते हैं और हमको लगता है कि गलती है तो मैं लोग हमारे अधिकार को तो स्वीकार करो उसको। गलती करना गुनाह नहीं है। इफ़ द मिस्टेक्स बोनाफाइड है, माफ़ कर दो। आपको पता है मुझे 14 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली, डॉक्टरेट भी नहीं। जी, और फिर भी आप डॉक्टर नहीं लगाते। और मुझे 7 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं वाटर कंजर्वेशन का काम करता हूँ, मैं साड़ियाँ बनाता हूँ हैंडलूम पर लोगों के लिए। ये चिंदियों का भी मैं कारपेट दूंगा आपको। ये चिंदियों से मैं कारपेट बनाता हूँ। फिर मैं चिंदियों से का यानी कतरन होते हैं ना रेडीमेड गारमेंट हाँ, की, हाँ, हाँ। उससे कारपेट बना मैं आपको दूंगा अभी। अच्छा, तो ये सारा अपार्ट फ्रॉम आपकी मेरा 90% काम सामाजिक कार्य होता है। मैंने मेरी माँ के नाम से ट्रस्ट खोला है। MRI 17,000 रुपये डॉक्टर लेते हैं, मैं 1200 रुपये में MRI कर देता हूँ। 600 रुपये में CT स्कैन कर देता हूँ। 500 रुपये में डायलिसिस कर देता हूँ। 100 रुपये में एक्सरे। 6 दिन की वेटिंग लिस्ट है। मैं ट्राइबल एरिया में नक्सलाइट बेल्ट में अब 1500 एकल विद्यालय चलाता हूँ। हमारे 2000 टीचर हो गए अभी। 1 रुपये किसी सरकार से ग्रांट नहीं लेता। वो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। 30,000 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैं ऐसी बहुत सेवा के अनेक काम करते रहता हूँ। पर आपको लगता है कि देश में जो भी चिकित्सा वाला क्षेत्र है वो थोड़ा महंगा है, उसको कम होने की जरूरत है? सरकार ने अब काफ़ी योजनाएं बनाई है, फिर भी और गरीबों तक पहुंचने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। अभी पेट स्कैन है, उसको 25,000 रुपये लगते हैं। मैं 3,000 रुपये में देने वाला हूँ। नहीं, ये कैसे आप देते हैं? आपकी जेब से उसमें लगता है नहीं, या उसकी एक्चुअल कॉस्ट? एक तो कैसा है कि मेरे घर में जो कुछ उद्योग व्यवसाय हुआ तो मुझे, मेरे बच्चे भी, मैं तो कुछ देखता नहीं, वो कुछ मदद करते हैं, कुछ मैं CSR में लाता हूँ। सब चैरिटेबल ट्रस्ट है और मैं लोगों की सेवा करता हूँ। अपने लिए समय निकाल पाते हैं? हाँ बिल्कुल। रोज़ रात को नए नए होटल में जाता हूँ, नया नया फूड खाता हूँ, अरे वाह। गाने सुनता हूँ। मैं बहुत खुशी से रहता हूँ। मैं मानता हूँ खुश रहो और लोगों को खुश करो। जियो और जीने दो, आनंद से रहो। जीवन बहुत शॉर्ट है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। हाँ। ट्राई टू एन्जॉय इट विथ सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अवेयरनेस। मैं लोगों को बताता हूँ यही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अपना खुद का, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मैं त्यागी तपस्वी नहीं हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नाती, मेरी छोटी नाती ने, उसके साथ मैं याद करते रहता हूँ, उसको मिलता हूँ, सबके साथ बात करता हूँ। हाँ। खेती पे जाता हूँ, मैंने खेत में घर बनाया। मेरी पत्नी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ग्रीन हाउस है और मेरे रिकॉर्ड ब्रेक उत्पादन हुआ है। वाटर कंजर्वेशन का काम करता हूँ और अभी ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल के 5 दुकानें डाल रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं नोट करना शुरू करूंगी ना तो सर तो 2 पन्ने भर जाएंगे। अब एक बार देखने के लिए आइए सब। मेरे यहाँ तुअर की दाल बनी, तो वो दाल मैंने गांव में बनाई और ब्रांडिंग करके बेची। 7.5 लाख रुपए की दाल बेची। अभी इस साल में 50 लाख रुपए की दाल तैयार करके बेचूंगा। मेरे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। ये इंडिया में या बाहर? मेरे गांव में है, इंडिया में, नागपुर में। अच्छा, मेरे खेती है, आप आओ सब देखने के लिए। और एक बार देखो, मैं ये मानता हूँ हाँ। कि केवल पावर पॉलिटिक्स, सत्ता की राजनीति, ये राजनीति नहीं है। राजकारण, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, और ये सही में राजनीति है। आजकल सत्ता कारण जो है, पावर पॉलिटिक्स है, वही पॉलिटिक्स बना। तो मेरा ये विश्वास है कि समाज सेवा ही राजनीति है। मतलब मुझे चुनाव में पोस्टर बैनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बोल सकता हूँ लोगों को, जो करेगा जात की बात उसको घोष के मारूंगा लात। ये बोला था मैंने पब्लिक। हाँ। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं करता। मैं अपने जीवन में मानवता के आधार पर, सहजता के साथ, जो गरीब व्यक्ति है उसको भगवान मानकर उसकी सेवा करके काम करना चाहता हूँ। और ये करते समय पहले अपना घर देखता हूँ, परिवार देखता हूँ, फिर सेवा करता हूँ। नहीं, पर ये अकेले आपके करने से क्या होगा? क्योंकि अगर पूरा भारत हम उठा के देखें, वो दक्षिण से लेकर पूरा पश्चिम, कहीं भी हम देखें तो जात पात की और धर्म की राजनीति तो हो रही है। देखिए, कौन क्या करता है इससे मुझे कोई लेना नहीं। वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल। मैंने अपने जीवन में
जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पहली बार राजनीति में आया। अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस के नज़दीक रहकर मैंने काम किया। A.V. बर्धन, शरद जोशी को नज़दीक से देखा। संघ में बाला साहब देवरस, भाऊराव देवरस, दत्तोपंत ठेंगड़ी, यशवंतराव केड़कर, मदन दास जी, इनके साथ मैंने काम किया। इन सब लोगों ने मेरे ऊपर जो संस्कार किए, जो सिखाया, वो जो मैं थोड़ा बहुत सीखा हूँ, उसका एक छोटा सा व्यक्ति मैं हूँ। मैं उस आदर्शों पे चलता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पब्लिक को ये कहा है कि तुमको अगर सही लगे तो मुझे वोट दो, नहीं देना तो मत दो, बाकी मैं अपने हिसाब से चलूँगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूँगा। जो पढ़ता है वो करूँगा, जो नहीं पढ़ता नहीं करूँगा। ये कहने की मेरी ताकत और लोगों का मेरे ऊपर प्रेम भी है। लोगों का किसी भी राजनीतिक नेता के जीवन में उसका सबसे बड़ा कैपिटल कोई होता है तो लोगों का प्रेम और विश्वास। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर सबका प्रेम और विश्वास मिला है। दिस इज़ द ओनली ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। कितने पुल बनाए, कितने टनल बनाए, ब्रिजेस बनाए, रोड बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, वो तो आपके लिए ठीक है। मेरे लिए लोगों का प्रेम, विश्वास, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। बाला साहब ठाकरे का आपने अभी जिक्र किया सर, तो बाला साहब ठाकरे का आपको विशेष स्नेह प्राप्त था और उनके लिए तो हिंदू हृदय सम्राट ही कहा जाता है। तो ये तो फिर आगे ना धर्म की राजनीति तो आई। ऐसा नहीं, आप गलत समझते हो। हाँ, देखो, हिंदुत्व ये जातिवादी और संकुचित शब्द नहीं है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। हमारे देश के आज के मुसलमान ये कोई बाहर से नहीं आए हैं। वो कश्मीर में गुजर मुसलमान है, वो ये राजस्थान के गुजर वहाँ गए हैं। हाँ, आज भी गणपति बैठाते वो। हमारे अंतोले साहब थे मुख्यमंत्री, उन्होंने मुझे कहा कि मैं करंदीकर हमारा नाम था, हमारा कन्वर्शन हुआ। तो हम ये कहते कि ठीक है, आपकी उपासना पद्धति बदली, आप एक बार नहीं 10 बार नमाज पढ़ो, पर आपका हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत एक है। आपका हमारा खून एक है। आप 10 बार मस्जिद में नमाज पढ़ना पड़ो, आपका अधिकार, पर हमारे भारतीय हम सब भारतीय मिलकर रहेंगे, साथ में मिलकर रहेंगे। यही संघ की भावना है। हम कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। बाला साहब देवरस जी ने पुणे की वसंत व्याख्यानमाला में कहा था कि जातीयवाद और अस्पृश्यता अगर बुरी नहीं है तो कोई चीज़ बुरी नहीं हो सकती। हम जातीयवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करें, और कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस बात पर विश्वास रखकर हम काम करें। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जात नहीं देखते, हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जात नहीं देखते, हम डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की जात नहीं देखते, वो सब हमारे लिए आइकॉन है। अटल बिहारी वाजपेयी की जात नहीं देखते, हम उन व्यक्तियों के कार्यों को देखते हैं। और धीरे धीरे समाज में अपने स्वार्थों के लिए कुछ लोग जातीयता, सांप्रदायिकता का जहर अगर घोल रहे होंगे तो उसका विरोध करके सच्चाई लोगों को समझाना, ये हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है। हम उसको करते रहेंगे। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ द गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शन, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन। आदर्शवाद मानने के बाद भी बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी सच्चाई है। फिर भी हमारी मूलभूत विचारधारा को हम ना छोड़ें। कॉम्प्रोमाइज़ किस लेवल पर करना उसकी भी मर्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी की यही बात अडवाणी जी ने कही थी, पार्टी विथ ए डिफरेंस। हम सब केवल सत्ता पे आना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। सत्ता पर आने के बाद राष्ट्र का पुनर्निर्माण करके, गांव, गरीब, मजदूर, किसानों का कल्याण करके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ देश को विश्वगुरु बनाना है और समाज को सामाजिक, आर्थिक, दूसरे गुणात्मक परिवर्तन लाना है। ये हमारा उद्देश्य है, मिशन है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम अपने व्यक्ति को चमकाने के लिए नहीं काम कर रहे। मैं तो यही चाहती हूँ सर, आपने जो कहा है उस पर मेरे व्यूवर्स इस बात पे पहले तो एक लाइक करें आपकी इस बात को, और आम जनता से ज़्यादा माफ़ी के साथ ये आपका जो मैसेज है वो नेताओं तक हमारे देश के पहुँचे। वो किसी भी कोने में रह रहे हैं, कम से कम देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, कोई भी अच्छा काम जो होता है, आप और मैंने तय किया कि आप जैसे पत्रकार हैं, तो आप ये कहते कि मैं मेरे पत्रकार धर्म का पालन करूँ। तो धर्म ये कोई सांप्रदायिक वर्ड नहीं है, धर्म कर्तव्य के साथ आया हुआ है। ठीक बात। मैं भी एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। आप भी अपने क्षेत्र में अगर आप आपकी इथिक्स के साथ आपके धर्म का, आपके कर्तव्य का पालन करोगे तो आपके तरफ देखकर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। अभी मैंने सांस्कृतिक महोत्सव किया, क्रीड़ा महोत्सव किया था हमारे आजू बाजू में। अभी कल ही मैं गया था, प्रवीण दटके करके हमारे MLA, उसने आमदार सांस्कृतिक महोत्सव किया।
तो अच्छे की प्रेरणा और अनेक जगह जाती है, और सब लोग करने लगे तो अपना काम खत्म करके अपन नया काम करेंगे। जो आप हमेशा करते भी हैं, अलग एक कोई जगाते हैं और जैसे ही वहाँ किरण फूटती है फिर आप दूसरे काम में जुट जाते हैं। हाँ। मैं अब ना 2-3 टिप्स आपसे लेने वाली हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला तो आप मुझे फटाफट ये बताइए कि भारत में आपके हिसाब से सबसे बढ़िया नेशनल हाईवे कौन सा आपने बनाया है जो आप मेरे व्यूवर्स को रेकमेंड करेंगे कि भैया तुम अभी तक अगर नहीं गए हो तो अब तुम जाओ वहाँ पे देखो। मैं व्यूअर्स को ये रिकमेंड करूँगा कि मैंने सब नेशनल हाईवे अच्छे इंटेंशन से अच्छे ही बनाए हैं। हाँ। अगर आप में उसके कुछ गलतियाँ ध्यान में आती है तो मुझे बताइए, मैं आपके अपेक्षा के अनुसार उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। सोशल मीडिया में मेरे सोशल इस पर वेबसाइट पर आप ज़रूर आपकी तकरार और सुझाव भेजिए, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। कोई एक दो तो सर होगा आपका फेवरेट जहाँ चलने में आपको बड़ा मज़ा आता होगा? मैंने पहला हाईवे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, हाँ तो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट किया, हाँ। अच्छे बने हुए हैं। वहाँ जाएं सब हाँ लोग? बिल्कुल जाए, मुंबई पुणे तो लोग जाते ही है। आज देखो 97-98 में बना है, अब 25 साल हो गए, बहुत अच्छा हाईवे बना। ये जब से अच्छी रोड बननी शुरू हुई है, मैं आपको अभी बता दिल्ली मेरठ अच्छा बना आपका, दिल्ली में। हाँ शानदार है। जाम से मुक्ति मिल गई है। नहीं हम बहुत से पत्रकार दिल्ली के यमुना पार रहते हैं, तो पार्लियामेंट में मैं आता हूँ तो बोलते साहब पहले 1.5 घंटा 2 घंटा आता था, 20 मिनट में घर जाता हूँ। हाँ। आपने हमारे जीवन को बदल दिया। हाँ, वो यमुना पार वाला इलाका तो वैसे भी इतना कंजस्टेड है कि आपका भी यमुना पार घर है? नहीं, मैं लेकिन जब मास कम्युनिकेशन कर रही थी, जब दिल्ली आई थी मैं मास कम्युनिकेशन करने, तब मैं लक्ष्मी नगर रहती थी। लक्ष्मी नगर सस्ता वाला कहाँ से इलाका। मैं सर बनारस से हूँ, मोदी जी के वहाँ से। अच्छा, बनारस से। मैं एकदम ठेठ बनारसी, ननिहाल ददिहाल सब बनारस का। और मेरी पढ़ाई लिखाई मतलब प्रॉपर बनारस सिटी की मैं बात, मतलब BHU से मैंने पढ़ाई की है सर। अच्छा। मैंने BHU का वसंता कॉलेज है, वहाँ से इकोनॉमिक्स ऑनर्स हूँ मैं। अरे वाह। तो हाँ, मैं तो बनारस की रहने वाली हूँ, लेकिन जब मैं दिल्ली आई थी तो लक्ष्मी नगर में रहती थी और वहाँ से रह के मैंने मास कम्युनिकेशन किया था भारतीय विद्या भवन से। तो वो वाकई बहुत कंजस्टेड एरिया है सर। मैं बताऊँ, कभी कभी मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ बनारस में रह रही हूँ। गलियाँ लक्ष्मी नगर की इतनी पतली पतली अपने हैं। बनारस का जो सिल्क है ना साड़ियाँ, हाँ वो हम बनाने लगे, और हमारी साड़ियों का प्रिंटिंग झारखंड में करते हैं। 12,000 रुपये में एक साड़ी हैंडलूम पे तैयार करते हैं, और वेटिंग लिस्ट है, 6 महीने तक साड़ी नहीं दे सकते। आप एक काम करिए, हाँ मेरा पॉडकास्ट रिले करने के पहले आप नागपुर आइए और सब प्रकल्पों का शूटिंग करिए, तो मेरी बात और वो दिखावा तो और अच्छा लोगों तक जाएगा। विजुअल हम उसमें लगा सकते रहेंगे। आप आइए, ठीक है सर। साड़ियाँ बताऊंगा मैं, ये चिंदी का बताऊंगा, कौस्तुभ को बोल के मैं आप जरूर आइए। ठीक है, हम आपकी बातों के साथ वो विजुअल भी लगा पाएंगे। तो वहाँ आप हमें मिलेंगे? हाँ, मैं नागपुर तो शनिवार रविवार रहता हूँ, आप आकर एक बार सब देखिए। हाँ बाद में आप ये, मैं अभी वाशिम करके जिला है, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मेडिकल डिवाइसेस का पार्क बना रहा हूँ। वहाँ ये जो ECG मशीन, ब्लड प्रेशर काउंट करने का मशीन, फिर सब बातें मशीन बना रहा हूँ, व्हील चेयर ऑन सोलर। फिर वहाँ मैं साड़ियाँ बना रहा हूँ, फिर मैं कॉटन की साड़ी बनाई मैंने, और मैं महिला बनाती, 1500 महिलाओं को ट्रेन किया, और उस साड़ी में 400 रुपये में बेचता हूँ। और कॉटन की बेस्ट क्वालिटी की साड़ी है, केवल 10 रुपये मार्जिन लेते हैं ट्रस्ट हमारा, और मजूरी देती हूँ महिलाओं को। सुंदर साड़ियाँ बनाई। इस बार दिवाली में मैंने करीब 1000 साड़ियाँ प्रेजेंट के रूप में हमारे सब लोगों को वही भेज दी। अरे वाह। नहीं, पर इससे हमारे जो बनारस के कारीगर हैं, कारीगर भाई हैं, उनको तो नुकसान नहीं पहुंचने वाला ना। आप तो सस्ती साड़ी बना रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में भी बनारसी साड़ी मैं का जो काम है। प्योर सिल्क की साड़ी बनाता हूँ, हाँ जो बनारसी सिल्क टाइप है, वो 12,000 रुपये। वो बनाने में बहुत कष्ट होता है, हाँ उसका प्रिंटिंग झारखंड में होता है, बहुत सुंदर साड़ी है। अभी वो इतना वेटिंग लिस्ट है कि कोई देने के लिए, दिखाने के लिए नहीं है। अच्छा। अभी हमारा कार्यक्रम हुआ दीपावली मिलन का, हाँ तो मेरी पत्नी, मेरी दोनों बहू और मेरी लड़की, चारों जन वो साड़ियाँ पहन की थी। अरे वाह। उसका स्टॉल लगा था, हाँ। पूरी साड़ियाँ खत्म हो गई। ओहो, तो पता चलता है देख के कि बनारसी है या? नहीं, बनारसी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, हमारे भी ठीक है। मैं बनारस से अच्छी है ऐसा दावा नहीं नहीं, मतलब अगर कोई छुए ना ऐसे, मतलब कपड़ा ना चेक करे। सिल्क है वो, जो टसर सिल्क है ना, हाँ हाँ। तो वो हमारे यहाँ भी सिल्क है वो। आप आइए ना देखने के लिए, मैं आपको साड़ी प्रेजेंट भी कर दूँगा। ठीक है सर, डन। अब लेकिन ये तो पहली टिप आपने दे दी कि कहाँ, अगर कोई गया नहीं है तो वो कहाँ पे जाए।
बाई रोड। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, हालांकि आप तक पहुंचते रहते अपने हैं। बनारस में हाँ एयरपोर्ट के बाद जो वाराणसी शहर में जो रोड जाता है हाँ वो भी बहुत सुंदर बना बहुत है। शानदार मैंने खुद सर। ध्यान देकर हाँ। लाइट फुटपाथ, ये पहले कैसा रोड था? अरे सर, मैं रहती हूँ राजघाट पे, तो एयरपोर्ट से मेरे घर जाने में, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, हमें कम से कम 4 घंटे लग जाते थे। बनारस का बनारस में बाबतपुर से, और राजघाट आने में 4 घंटे लगते थे। अब 1 घंटे का वो सफ़र रह गया है हमारा। मतलब पहले तो बनारस में एयरपोर्ट ज़रूर था, लेकिन लोग बचते थे। उनकी ये कोशिश रहती थी कि हम फ्लाइट से ही हम ट्रेन से चले जाएं, बाई रोड तो सर कोई सोच नहीं सकता था अभी honestly। अंदर में मैं रोपवे बना रहा हूँ बनारस में। हाँ, बहुत डिले है लेकिन। नहीं नहीं, अभी हो जाएगा 2-4 महीने। वो सब कंजेस्टेड एरिया है, एक्विजिशन करना था, हाँ, थोड़ी बहुत अड़चने आई पर अब सॉल्व हो गई। ये मुझे कैंप लगता है से 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। बहुत शानदार। तो बनारस वाले जो मेरे भाई हैं वो खुश हो जाएंगे। और वो आपको मंदिर तक जाने में कोई तकलीफ नहीं। ऊपर है। दूसरी बात, वो जो स्टेशन बन रहे हैं रोपवे के, उसमें बनारस से साड़ी की दुकानें रख रहे हैं हम लोग। बनारस की जो विशेषता है, कल्चर है, उसके प्रिंटिंग होगा वहाँ ऊपर के ऊपर। और बनारस की जो जो विशेषता है वो आपको मिलेगी। उसको रोपवे को कल्चर के साथ जोड़ा है। तो ये जो इतनी सुंदर सड़कें हैं, उस पे फिर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं मैम को लेके? इतना टाइम नहीं मिलता, पर परसों मैं बैतूल के पास गया था, हाँ। एक फॉरेस्ट में। तो नागपुर से बैतूल और बैतूल से इटारसी के बीच में वो फॉरेस्ट था। रोड की हालत ख़राब थी, खूब धुलाई की मैंने आने के बाद। हाँ। तो मुझे अभी ध्यान में आया कि मैंने रोड पर घूमना चाहिए ज़्यादा, ताकि मुझे ध्यान में आएगा कि गलतियाँ कहाँ है। लेकिन पूरा देश अपनी अपनी बीवियों को लेके, मैं आपको बता रही हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे अब निकलना शुरू हो चुका है, जो आज के 10 साल पहले नहीं सोचते थे। मुझे एक्चुअली योगी जी ने बोला कि आपने हमारी समस्या बढ़ा दी प्रयागराज में हाँ। कुंभ के समय। तो मैंने कैसे बढ़ाई? बोले आपने इतने अच्छे रोड बनाए कि हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन, कालीकत से लेकर गाड़ी लेके लोग पूरे प्रयागराज आए, लाखों करोड़ों गाड़ी आई। तो अभी अब नासिक में कुंभ है, हाँ। तो देवेंद्र जी और हमने तय किया कि एक रिंग रोड बनाएंगे, और रिंग रोड में जितने रोड क्रॉस होते उधर ही 10-10, 20-20 हज़ार गाड़ियों के पार्किंग प्लेसेस बनाएंगे, और वहाँ से एक इलेक्ट्रिक बस होगी, उसमें बैठकर लोग गांव में अंदर जाएंगे। शानदार। पर कोई मुझे किस्सा बताइए ना आपका, रोड वाला ही, रोड ट्रिप का कोई किस्सा हो, मैम आपके साथ गई हो। हम लोग तो अब रोड ट्रिप पे जाने लग गए हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाने लग गए हैं, तो कभी तो तो सब लोग जाते हैं, मेरे लड़के, बहू, बच्चे, मैडम। मैं जो मेरे गांव में जाता हूँ ना, वो नेशनल हाईवे है, हाँ। नागपुर से धापेवाड़ा। ऐसा हाईवे विमान उतर सकता है उसके ऊपर। हाँ। पहले ऐसा रोड था कि हम लोग टप पे बैठते थे, वो गाड़ी में, बस में हॉर्न छोड़ के सब बचता था। और वो गाड़ी इतनी दयालु थी कि कोई भी हाथ दिखाता तो रुक जाती थी, उसका स्टॉप नहीं था। तो आज वो एकदम बदल गए। अच्छा। तो उस समय वो छोटा सा बस स्टैंड रहता था, अंधेरा रहता था, एक बल्ब लगा हुआ रहता था, वो चाराने में एक प्लेट चिवड़ा मिलता था, हम खाते थे, बस की राह देखते बैठे थे। वो दिन बदल गए। हाँ, तो बस वाला भी, ये वाला सफ़र किया है आपने। अब याद आती है उन दिनों की? या देखो, पुराने दिनों को, पुराने सहयोगियों को और पुराने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज अच्छे दिन हैं, अच्छे दिन में भविष्य में ऐसे ही दिन रहेंगे ऐसा भरोसा नहीं है। इसलिए पुराने दिनों की याद और इतिहास को भूलना नहीं चाहिए कभी। उन मित्रों को नहीं भूलना चाहिए, उन दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने पुराने कठिन समय में अपने को साथ दिया। मैं ज़िंदगी में उनको कभी नहीं भूलता। कौन कौन है? कोई भी हो, जिसका हाथ पकड़ा वो पकड़ा, छोड़ता नहीं मैं। पर अच्छे दिन हैं तो आगे भी रहेंगे। देखो, अच्छाई का ये संबंध ऐसा है कि ये कंसेप्ट जो है, मेरा एक भाषण था जयपुर के विधानसभा में हुआ था। हाँ। बहुत पॉपुलर हुआ था। आप वो देख लो कि नगर सेवक इसलिए दुखी है कि एमएलए नहीं बना, एमएलए इसलिए दुखी है कि मंत्री नहीं बना, मंत्री इसलिए दुखी है कि अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, अच्छा डिपार्टमेंट जिसको मिला है वो इसलिए दुखी कि उसको लगता है मैं मुख्यमंत्री बनूं, और मुख्यमंत्री इसलिए दुखी है कि कब रखेंगे और कब भेजेंगे पता नहीं, तो दुखी है। तो राजनीति ये अतृप्त आत्माओं का महासागर है। तो भगवान ने जिस परिस्थिति में दिया उसमें समाधान से रहना, जो कुछ दिया है वो भगवान ने बहुत कुछ दिया, ऐसा समझ के चलना, यही अच्छा है। ये दार्शनिक ज्ञान की प्राप्ति कब से होनी शुरू हुई? हमेशा तो नहीं रही होगी। नहीं, पहले से ऐसा।
एक समय के बाद होता है ना कर्मण्य समझदारी। वाधिकारस्य माँ फलेषु कदाचन। देखो मैं अपने जो अच्छी बातें मुझे सीखने के लिए मिली है, मेरे में बुरी बातें भी बहुत सी हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं सब अच्छा हूँ, अब मैं सुनना चाहती हूँ बुरी बातें क्या है। वो मैं नहीं बताऊंगा। पर ऐसे क्यों? अच्छी बातें जो मिली है हाँ वो मुझे लोगों के सहवास में है। देखो अच्छाई पर किसी का पेटेंट नहीं है। छोटे से छोटे व्यक्ति में जो अच्छाई होती है उसको देखकर अपने मन में उसको अपनाना चाहिए। मैं एक बार अपने भाषण में मैंने कहा था कि जिन व्यक्तियों को मैं दूर से बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद पता चला वो बहुत छोटे हैं, और दूर से जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला वो बहुत बड़े हैं। तो अच्छाई का पेटेंट किसी के पास नहीं है। छोटे से छोटे अशिक्षित अज्ञानी व्यक्ति के पास भी अच्छाई कोई होगी तो देखो, अपनाओ। अच्छा जो भी दिखता वो अपनाने की कोशिश करो, और जो बुराई अगर है जिसमें महसूस होती है आपको ये गलत है, उसको छोड़ने की कोशिश करो। जब यही अच्छा बनने का मार्ग है और इसी मार्ग से चलना चाहिए। मैं जब छोटी थी तो स्कूल में एक हमें पोयम याद कराई गई थी। वो याद आ गई आपकी बात से मुझे कि रात को जल्दी सोना सीखो, सुबह को फिर उठ जाना, अच्छी बातें जहाँ कहीं से भी मिलती हो ले लो, ऐसे करके है। देखिए मुझे बहुत लोग, मैं जब अभी रोज़ 2.5 घंटा में व्यायाम करता हूँ, हाँ तो मुझे कह रहे लोग सब कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं कि सूर्यास्त होने के पहले खाना खाओ। खाते हैं आप? नहीं, अभी तो मेरा आपका कार्यक्रम रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद हाँ मैं होटल में जाऊंगा, रोज़ नया खाना खाता हूँ कुछ, तो 11 बजते हैं। नहीं, मैंने तो सुना था आपने छोड़ दिया है खाना। मैं कम खाता हूँ, मेरी नीयत नहीं कम हुई। मैं रोज़ नया नया खाना खाता हूँ। सुबह अभी रात को 12 बजे मेरे यहाँ 4-5 शेफ है, हाँ वो बोलते हैं क्या करना, मैं बोलता हूँ आज ही मैंने कहा कि वो टोस्ट बनाना है, उसमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, हाँ। इडली बनाना, और इडली के साथ सांभर नहीं रसम चाहिए। रोज़ मैं नई नई बातें, उसका एक मेनू कार्ड बना हुआ है। मैं अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ, जो कोई लेना देना नहीं, कौन क्या लिखता है, क्या बोलता है, क्या समझता है। हाँ। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। अधिकारियों को भी आप परेशान करके रखते हैं, शेफ को भी परेशान करके रखते हैं। अरे आज पता नहीं सर क्या खाएंगे, ऐसा हो जाता है। नहीं वो रात को बता देता हूँ, हाँ फिर समझाता हूँ। यूट्यूब पर मेरे पत्नी का और मेरा मैक्सिमम संवाद यही होता है कि मैं यूट्यूब पर देखी हुई रेसिपी उसको भेजता हूँ, फिर वो प्रयोग करती है। फिर मैं बोलता हूँ ये करो वो करो, ये जमा नहीं वो नहीं जमा। पर ये गलत नहीं कर रहे आप अपने साथ 12 बजे रात में खाना खा के? हाँ मालूम है मुझे गलत है, फिर होता है, मैं नहीं सुधर सकता, मेरे भी कुछ कमियां है, आदतें हैं। हाँ। अभी तो इसके पहले मैं मोस्ट इरेगुलर इनडिसिप्लिन व्यक्ति था, मुझे कोविड ने सुधारा। अब मैं 90 पर, आपको मालूम है मेरा वजन कितना था? नहीं। 135 किलो था, और अभी 89, 46 किलो वजन कम हुआ है। 2.5 घंटे व्यायाम करता हूँ, रोज़ एक्सरसाइज प्राणायाम करता हूँ। मैं इतना इरेगुलर व्यक्ति था, कोई नियम नहीं कुछ नहीं सर। आज काफ़ी बदला हूँ, अब इससे ज़्यादा कोशिश करता हूँ पर नहीं बदल सकता। ये जो वज़न आपने कम किया है, ये मोदी जी ये जो बार बार ओबेसिटी के ऊपर बोल रहे हैं और तेल कम करने के लिए कह रहे हैं, सरकार की तरफ से अब एड्स आने नहीं शुरू तो ये हुए हैं। मैंने उससे पहले ही किया है। अच्छा। मैंने 2009 में बेरेट्रिक सर्जरी भी, 2011 में, और सर्जरी करने के पहले जैसे आदमी मरने के पहले अपनी इच्छाएं पूरी करता है, हाँ। तो मैं वो मेरे फेवरेट होटल में जाके कहीं पकौड़ा 4 प्लेट खा लिया, कहीं ये खा लिया। मैं बोला आप साला खाऊंगा नहीं खाऊंगा, आप खा लो। अरे और फिर मैं ऑपरेशन किया। पर अब मैं सब खाता हूँ, कम खाता हूँ। मुंबई में बड़ा शौकीन हूँ मैं, मुंबई के रेस्टोरेंट में जाता हूँ, स्ट्रीट फूड खाता हूँ। हाँ। तो वो बोलते हैं मेरे को, सर क्या हुआ, हमारी क्वालिटी ख़राब हुई क्या? मतलब तुम्हारी क्वालिटी नहीं खराब हुई, मेरे में खराबी हुई। अब कम खाता हूँ। आज एक ही इडली खाई मैंने। अच्छा। हाँ पहले 6 समोसा एक समय, 6 आलू बोंडा एक समय खाता। इडली तो हेल्दी फूड है, 6 खा सकते हैं। नहीं वो अच्छा नहीं है, वो जो इडली डोसा उत्तपम, हाँ, इडली तो बॉयल होती है, डोसा वोसा तो ठीक है वो उसमें। जो पीठ होता है ना उसको ये करते हैं ना, भिगा के रखते हैं, उससे वो अच्छा नहीं है। सूजी वाली खाई है? नहीं मैं शुगर वाला ही खाता हूँ, सूजी वगैरह मुझे जो अच्छा लगता है खाता हूँ, जो मिलेट अच्छा लगता है वो खाता हूँ। मैं टेस्ट के लिए खाता हूँ, मैं कोई प्रोटीन वगैरह के, सुबह उठ के मैं 1 अंजीर खाता हूँ, 4 बादाम, 2 अखरोट, 2 ऑलिव खाता हूँ। पर मैं जो खाता हूँ रोज़ वो अपने टेस्ट के लिए खाता हूँ।
गांधी जी ने कहा था कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। सही है उनका, पर मैं वैसा नहीं हूँ। अच्छा, मैं खाने के लिए जीता हूँ। तो गांधी जी की बात नहीं मान रहे आप? बिल्कुल, मुझे अच्छी बात है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, पर मैं हाँ लोगों को कहता हूँ खाओ पियो मजा करो, जियो और जीने दो। हाँ। तुम भी खाओ, दूसरों को भी खाने दो, मर्यादा में खाओ। अब फर्क इतना ही पड़ा कि मैं कम खाता हूँ। अब आपने जब इतना वजन कम कर ही लिया है तो मैं चाहती हूँ कि फिर आप ये वाली टिप भी मेरे व्यूवर्स को दीजिए कि कैसे, क्योंकि बड़े लोग जब बोलते हैं ना तो गंभीरता से असर पड़ता है। मैं बोलूँगी कोई नहीं मानेगा। देखिए, आजकल टेस्टी चीज़ें भी बनती है। मेरे यहाँ संतरे का सूप बनता है, हमारे यहाँ के सूप अच्छे बनते हैं, बाद में सैलड्स अच्छे बनते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसमें खाने में भी आनंद आता है, कैलोरीज भी कम है और खुशी होती है। तो धीरे धीरे हमने अपनी जो टेस्ट है उसको ऐसे चीज़ों के साथ जोड़नी चाहिए, इससे आनंद भी आएगा पर दुष्परिणाम नहीं होंगे। कुछ तो टिप होगी कि योगा करना ही करना है, करता या करना है? हर रोज़ 9 बजे का फ्लाइट होगा तो 6 बजे उठता हूँ, सब करके फिर जाता हूँ। ये मेरे इसमें कोविड के बाद बदलाव आया मेरे में। योगा सबको करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। वजन देखो, कम मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हाँ। टिप यही है, हेल्थ ये हमारी पहली प्रायोरिटी, हेल्थ इज़ वेल्थ। मैंने एक बात कही थी कि ज्ञान में नॉलेज, सत्ता, पावर, संपत्ति और सौंदर्य, ये चारों बातें कायम नहीं होती। तुम्हारे पास सब कुछ है पर कल हार्ट अटैक आ गया तो क्या उपयोग है? तो पहली बात, सब बातों को एंजॉय करने के लिए पहला काम ये करो कि हेल्थ अच्छी रखो, हेल्थ पैरामीटर अच्छे रखो, तो जीवन में आनंद ले सकते हो। पहले 64, 65, 63, अब तो 80, 84, 85 लोगों की जीवन बढ़ गया, क्योंकि इतने हेल्थ पैरामीटर्स खुल गए हैं हाँ। कि लोग परफेक्ट है। अभी पुणे में आपने एक और, क्योंकि मैं 2 टिप तो देखिए आपसे ले चुकी हूँ, एक तो पतला होने की ले चुकी हूँ और कहाँ घूमने जाए वो ले चुकी हूँ। आपने अभी एक कुछ बयान दिया है कि आपके पास 15,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और वो खर्च नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं कहा मैंने। हाँ मैंने कहा कि राष्ट्रीय महामार्ग में हमको पैसे की कमी नहीं है, 2,85,000 करोड़ बजट है, और अब पैसा कहाँ से आता है तो ये समझ कर फिर समझ लो कि हमारा एक प्रोजेक्ट 2,000 करोड़ का हमने पूरा किया, उस पर टोल लग गया। हाँ। अब जब उसको हम 15 साल के लिए मोनिटाइज करते हैं कि टोल हम 15 साल के लिए एक अमाउंट जमा करेंगे, तो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू को 2,000 प्रोजेक्ट के बजाय हमको 3,500 करोड़ मिलते हैं। तो ऐसे मोनिटाइज मैं कर सकता हूँ। ये प्रोजेक्ट 15 लाख करोड़ के मेरे पास पड़े हैं, रोज़ नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वो भी आएंगे। तो 15 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ अगर मैं मार्केट से मिलेंगे, इनवीट बॉन्ड, टीओटी, बीओटी, हाइब्रिड एन्युटी, ये मॉडल्स हैं। और मैं जब इनवीट मॉडल में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में गया तो 7 दिन का टाइम था, तो पहले 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, बरसात पड़ी पैसों की। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास क्रेडेंशियल्स है, मैं पैसे मिला सकता हूँ, प्रॉब्लम वो खर्चा नहीं होता उतना। कैसे, अगर कोई मेरा यूथ व्यूअर है जो आपको अभी देख रहा है और वो ये जो पैसों की बरसात हुई है इसमें से कुछ एक बूंद अगर चाहे लेना, तो उसमें क्या उसको नहीं टैलेंट मिलेगा। हो? मैं उसको दे नहीं सकता, ये मैं रोड ही बना सकता हूँ उसके, हाँ। टनल बना सकता हूँ। कोई वो आइडिया वाइडिया लेके आए कोई? ये कैपिटल मार्केट में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में इनवीट मॉडल में मैं गया, तो मैंने कहा कि मैं अब गरीब लोगों के पैसे से रोड बनाऊंगा। तो मैं अगर वो हमारा बॉन्ड्स लेते हैं तो 8.05 इंटरेस्ट मैं ईयरली उनको दूंगा और मंथली ब्याज उनके अकाउंट में जमा करूंगा। जैसे आप पत्रकार हैं, अब आप बैंक में जमा करोगे 4.5% इंटरेस्ट मिलेगा, मैं 8.05% ट्रिपल ए रेटिंग है नीचे का। बाद में हमारा जो इनविट बॉन्ड है उसके 2 साल में वैल्यू 140 हो गई, 100 रुपये के बॉन्ड की कीमत 140 हो गई, तो वो 40 रुपये का वो भी फायदा और ब्याज का मिलके 16%, 18% इनकम मिला। तो मैं कहता हूँ बैंक में आपको 4.5% मिलता है, हाँ। तो आप रिटायर्ड होने के बाद आपके पैसे इनविट बॉन्ड में डालो। ठीक बात। ये मैं कह सकता सरकारी बॉन्ड है तो लोगों को भरोसा भी होगा। हूँ। NHAI इज 100% ओन बाय भारत सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। दूसरी बात, NHAI का AAA रेटिंग है। आपके चलते? हाँ, आपके चलते? मेरे चलते नहीं, अब संगठन है, सबके प्रयास है, मेरे अकेले के कारण नहीं। हाँ। कॉन्ट्रैक्टर, अधिकारी, सब लोग लीडर सरकार। तो आप हैं। इसका मतलब मेरा अकेले का श्रेय नहीं है। मैं एक बात लोगों को कहता हूँ
कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. But when A and B comes together, thinks together and works together, A plus B ब्रैकेट में स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, और ट्वाइस AB इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट. जो कुछ है वो मेरा अकेले का श्रेय नहीं है. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया. मेरे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सब प्रकार स्टेट गवर्नमेंट का मदद मिलती है. सबके सहयोग से मैं काम करने का प्रयास करता हूँ. ये बात जरूर कभी उसका क्रेडिट भी मुझे मिलता है, डिस्क्रेडिट भी मिलता है, क्योंकि मैं लीडर हूँ. पर ये यश जो है, सक्सेस है, ये सबका है. और मैं मेरे मित्रों को और मेरे लड़कों को भी एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं इकोनॉमी, ये मेरा इंटरेस्ट का विषय है जो आपका सब्जेक्ट है. हाँ. तो मैं उनको अमेरिका में स्टारबक्स जो थे, जिनकी कॉफ़ी शॉप थी, उनकी जीवनी मैंने पढ़ी. उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब तुमको बहुत बड़ा यश मिलता है, सक्सेस मिलता है, और सक्सेस मिलने के बाद उसकी खुशी केवल आपको अकेले को होती है और आपके साथ आजू बाजू के लोगों को नहीं होती, देन दैट सक्सेस इज मीनिंगलेस. पर जब आपको यश मिलता है तो आपसे ज़्यादा खुशी आपके सबऑर्डिनेट में है, आपके मित्रों में, जनता में होती है. देन दैट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस. तो मैं अपनी टीम का सक्सेस है, उनके सबके प्रयासों का है. मेरा अकेला उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है. पर बीइंग ए लीडर कभी कभी मुझे उसका ज़्यादा क्रेडिट मिलता है. दैट इज़ नॉट माई क्रेडिट, दैट इज़ द क्रेडिट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट. पर हमने सबने ये सुना है, अब ये कोई सीक्रेट है नहीं, कि आप वो मास्टर साहब हैं जो डंडा भी चलाते हैं, चलाता हूँ, है ना? गलत काम करूँगा ठोकता हूँ. है. हाँ, तो कोई ऐसा कोई वाकया बताइए जब एकदम ऐसा ये मैं टेम्पर बताऊँगा आपका नहीं. लूज अभी हुआ. आया हूँ मीटिंग से, हाँ. बिल्कुल वो देख ही लूँगा. तुमको बोलता हूँ मैं, तुमको ब्लैक लिस्ट कर दूँगा, ठोक दूँगा तुमको. जिस भाषा में जो लोग समझते उसमें बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरे देश के एसेट है. क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रोड में एक भी समस्या नहीं होनी चाहिए. क्वालिटी रोड, पैसा जनता का है, मेरा नहीं है. मैं विश्वस्त हूँ, सेवक हूँ, और एक एक पैसे की क्वालिटी अच्छी बननी चाहिए. तुम कर बेईमानी करोगे, खराब और ठोक दूंगा तुमको. बाद में लगता है ज़्यादा डांट दिया, कम डांटना चाहिए था, गलत कर प्रेम दिया. भी करता हूँ, हाँ. उनकी समस्याओं को सुलझाता हूँ. कोई भी मेरे घर पे आता है, उसका कभी नाम पता कौन कह दे तो उसकी मदद करता हूँ. दोनों भी बातें हैं. कोई वाकया आपको याद नहीं है कि आपने कभी किसी को डांटा हो, किसी अधिकारी को भी डांटा हो? बहुत डांटा है, गलत काम किया, निर्णय नहीं किए, डांट फिर कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ बताइए ना. अब तो 11 साल पब्लिकली नहीं बताऊंगा. आपकी बात को लेके मीडिया अपना मेरे नाम पे चिपका कर चला देगा. ये डर रहता है, डर रहता है, प्राइवेट मैटर है ये. मीडिया का डर रहता अभी है. आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल इंटरव्यू है. हाँ. जब आप मीडिया खत्म होगी, इंटरव्यू अकेले में बात करेगी, तो एक आधे बार में 2 बातें ज़्यादा बोलूँगा. नहीं, ये मीडिया के डर वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि पूरा नहीं, लोग मुझे तो कह रहे बहुत बार इतना मिसकोट किया गया हैं. हाँ. कि मैंने जो बात कही उसको तोड़ मरोड़ कर, उल्टा तिल्टा लिखकर चला दिया. और एक आदमी कोई तो भी अपने वेबसाइट पे गलत डाल देता है मेरे भाषण का, और मीडिया उसको उठाकर चला देती है. देखो, सबके क्रेडिबिलिटी के सवाल है. तुमको टीका करनी है तो करो ना. तुम्हारे हिम्मत में तो मेरे कंधे का उपयोग क्यों करते हो? तो गलत बात है. जो मैंने कहा वो आप करो. आप मेरे नाम पे तोड़ मरोड़ कर उल्टा लिखना और फिर उसको प्रसारित कर देना, ये इथिक्स के हिसाब से सही नहीं है. बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है. अगर मैंने कहा है तो जरूर लिखो, पर जो मैंने कहा नहीं वो मेरे मुंह में डालकर इंटरप्रेट करके क्यों लिखते हो? मीडिया बिकाऊ है लगता है. मुझे किसी को कुछ कहना नहीं. उनका भविष्य पाप पुण्य वो देखते बैठे. हाँ. मैं अपनी बात देखता हूँ. अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप इतने संतुष्ट मुझे लग रहे हैं जो शुरू से अभी तक की हमारी बात हुई, भारत में बाकी लोग क्यों नहीं खुश हैं, क्यों नहीं संतुष्ट हैं? अगर मैं वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करूं, आपने देखा भी होगा, अब मतलब भारत से ऊपर पाकिस्तान का भी नाम है, नेपाल का भी नाम है, पैलेस्टाइन का नाम है, हमसे ऊपर यूक्रेन का नाम है सर. तो भारत में खुशी क्यों नहीं है? आप जैसे होशियार विद्यार्थी, रिसर्च स्कॉलर, अच्छी पत्रकार, इन्होंने इसका अध्ययन करके उसके फाइंडिंग निकालने चाहिए. मैं क्या बताऊँ. आपको कोई कमी या कुछ ऐसा नजर नहीं आता क्या? मैंने अपने जीवन को देखो, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम. ये मेरे ऑफिस में सामने लिखा हुआ है.
मैं धीरे धीरे इस मत का बनाऊँ कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं वो सोचूं। लोग क्या कर रहे हैं ये मेरा काम नहीं है। मैं अपनी रेशा को बड़ा करूँगा, दूसरे की रेशा पूछने का काम नहीं करूँगा। ये जो लकीर आपकी आप कह रहे हैं कि बड़ी करने का काम करूँगा, तो ऐसे लोग भी हैं जो उसको छोटा करने का काम करते हैं, कर रहे हैं? बहुत लोग करते रहते हैं, मैं ध्यान नहीं देता उसका तरफ। देखो, आपको मैंने किसी के खिलाफ कुछ बोला है, कुछ उसका नुकसान किया है, ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। अगर बोलना है तो मैं उसके मुंह पे बोलूँगा, बोलना है तो पब्लिकली बोलूँगा, गलत ये नहीं होना चाहिए। पर मैं किसी के प्रति द्वेषपूर्ण से व्यवहार नहीं करता। मैं अपनी पॉजिटिव बात कहता हूँ। मेरी पब्लिक मीटिंग के स्पीचेस में भी लगभग अपनी बात रहती है। मैं दूसरों की निगेटिव बातों पर चर्चा नहीं करता। मैं क्योंकि एक बहुत नेगेटिव बात जो आपको लेके एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल वाली जो है उस पर क्योंकि मैं आगे चर्चा करना चाहती हूँ सर। मुझे लगता है आपका जो बहुत शानदार ये जो करियर रहा है, क्योंकि सर हम हमेशा ना टेक ऑफ और लैंडिंग की बात करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में, तो उसमें मुझे लगता है टर्बुलेंस अब आने शुरू हुए हैं। क्या जो लगातार आपने E20 कल पहले से कई साल पहले से ही जो उसका सपोर्ट करना शुरू किया कि यही फ्यूचर है, इससे पैसा बचेगा, इससे देश आगे जाएगा, किसानों का भला होगा, क्या आपको लगता है वो एक बहुत बड़ी वजह है जिससे आपको घेरा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि आपको विषय को समझना होगा। हमारे देश में 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट होता है। क्या हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए जो इंपोर्ट में जा रहे वो देश की जनता के जेब में नहीं जाने चाहिए? क्या ये 22 लाख करोड़ के फ्यूल के कारण देश में प्रदूषण हो रहा? आज दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया। 40% एयर पोल्यूशन फॉसिल फ्यूल के कारण था, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। तो मैं उसके लिए काम करता हूँ, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल इसका उपाय है। मैं 2004 से शुरुआत से इसका मांग करते रहा हूँ। मैंने इसकी शुरुआत की है देश में, और मैंने कहा कि हमारा देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना है, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बना है, ईंधन दाता नहीं हाइड्रोजन दाता बना है, हाइड्रोजन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता बना है, हवाई जहाज भी आए, और हवाई ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता बन रहा है। क्या गांव समृद्ध संपन्न नहीं होने चाहिए? गांव के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? इसलिए इथेनॉल शुरू हुआ। 1949 से ब्राज़ील में इथेनॉल चल रहा है, और अब ब्राज़ील में 27% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। एक भी तकरार नहीं। यही मर्सिडीज, टोयोटो, होंडा, इनोवा, अपना ये हुंडई, सब वही कंपनियां हैं। और ये ARAI में टेस्ट करके सर्टिफिकेट मिला है, उसके आधार पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने निर्णय किया है। अब रही इथेनॉल की बात, इथेनॉल शुगर के जूस से होता है, मोलाइसिस से होता है, इथेनॉल ब्रोकन राइस से होता है, मक्के से होता है, बाम्बू से होता है। अब ये इथेनॉल शुरू हुआ, CNG बनने लगा है परली से। अब ये 550 इसकी इंडस्ट्री है, और इथेनॉल आने के पहले मैंने शुगर फैक्ट्री खोली थी। अब तो मैं कुछ देखता नहीं। शुगर फैक्ट्री का बाय प्रोडक्ट अल्कोहल यानी इथेनॉल है। अब ये इथेनॉल में 550 इंडस्ट्रीज है, उसमें हमारा सप्लाई जो है मेरे लड़कों का वो 0.05 है, और कोई मेहरबानी नहीं होती। टेंडर निकलता है ऑयल कंपनी, और ऑयल कंपनी टेंडर निकालकर कैबिनेट तक जाकर भाव तय होता है। अब इसमें मुझे क्या फेवर हुआ है? और 550 लोगों में मेरे से तो पूरे उत्तर प्रदेश की शुगर फैक्ट्री इथेनॉल तैयार कर रही, कर्नाटक की कर रही। उसके कारण पहली बार किसानों को गन्ने के पैसे मिले, क्योंकि शुगर लॉस में थी। देश का इंपोर्ट कम हुआ है, प्रदूषण कम हुआ है। केवल मक्के से इथेनॉल बनाने का निर्णय हुआ तो बिहार और यूपी के किसानों का 45,000 करोड़ रुपए फायदा हो गया। जब मक्के से इथेनॉल नहीं बनता था तो मक्के का भाव 1200 रुपये क्विंटल था, और MSP 1800 रुपये क्विंटल थी। जैसे इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो वो भाव 2600 से 2700 रुपये क्विंटल गया, और किसानों का भला हुआ। क्या किसानों का उत्पादन नहीं बढ़ना चाहिए? गांव के युवाओं को, किसानों के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या हम बाहर के देशों से पेट्रोल डीजल आयात करने के बजाय हमारे गांव के किसान अगर इसका निर्माता बने तो क्या देश के लिए अच्छा नहीं है वो? और देश का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? इलेक्ट्रिक की गाड़ी लाई, मैं इलेक्ट्रिक की बात करता हूँ, इथेनॉल की बात करता हूँ, CNG की बात करता हूँ, हाइड्रोजन का प्रचार करता हूँ। तो क्या मैं तैयार करता हूँ ये सब कुछ? ये पेड कैंपेन था मेरे खिलाफ। पैसे दे देकर इन्फ्लुएंसर पर ये गलत प्रचार किया गया। कोई गाड़ी बिगड़ी नहीं है, एक भी तकरार नहीं है।
ओएम जो थे, कंपनियां थी, उन्होंने डिक्लेयर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, झूठा प्रचार था कि एवरेज कम हो रहा, पानी है इथेनॉल में, सब झूठा था। और ये जो देश का इंपोर्ट में जो पैसा बाहर जा रहा देश के, उसमें जिनको आनंद होगा वो शायद करते होंगे। ये कौन करवा रहा था पेड कैंपेन? मुझे मालूम है किसने किया, पर मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। अपने हैं पराए हैं? मुझे कुछ बोलना नहीं, पर लोगों ने इसके ऊपर विश्वास नहीं रखा। ये पूरा झूठ और असत्य फैलाने की कोशिश की गई। ये पेड न्यूज़ थी और ये पेड न्यूज़ मुझे बदनाम करने के लिए थी। ना मेरा इसके साथ कोई संबंध है, कोई उसके साथ किसी का मेरा बेनिफिट हुआ है। और इस देश के प्रिंट मीडिया ने कोई छापा नहीं, टेलीविज़न मीडिया ने कोई छापा नहीं। हाँ। केवल ये जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हाँ। अब उनको पेड न्यूज़ के रूप में उन्होंने बताया, झूठी गाड़ी खड़ी की, फोटो निकाले, रील तैयार की, पर लोगों का इसके ऊपर विश्वास नहीं है। लोगों को पूरा मालूम है कि क्या सच है और क्या झूठ है, और मैं भी ऐसी बातों से डरता नहीं हूँ। लोगों का ये कहना है कि अब वो इन्फ्लुएंसर जो E20 के सपोर्ट में आए, वो फिर आपकी तरफ से खड़े किए हुए हैं। मैं तो क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ तो मैं बता रही हूँ देखिए, आपको। जो सच्चाई है, और ये ऑलरेडी ओएम ने, ARAI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके डिक्लेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो PIL को फेंक दिया, तो ये तो लोग सपोर्ट में आए ना। पर ये PIL करने वाले कौन थे? लेकिन ये आपको सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर ये झूठ प्रचार कर रहे थे, वो कौन थे? खैर, जिनका पाप पुण्य उनके साथ है, मुझे किसी से नाराजी नहीं। मुझे कभी कुछ ये कहना है। महसूस हुआ आपको कि ये एक मैसेज गया है लोगों के बीच में? क्योंकि जितना मैं पढ़ रही हूँ, विपक्ष ने जो बातें कही, वो उन्होंने यही कही है कि आपने पहले तो E20 के ऊपर जोर दिया, फिर उसके बाद आपने पॉलिसी जब बन रही होगी तो बेटों को बता दिया, फिर उसके बाद टेंडर निकलने में भी सपोर्ट 100% किया। गलत है ये। मैं इथेनॉल आने के पहले ही इथेनॉल तैयार कर रहा था। हाँ। मेरी शुगर फैक्ट्री थी। शुगर बनाते समय मोलाइसिस निकलता है, हाँ। और मोलाइसिस से अल्कोहल निकलता है। हाँ। अल्कोहल का कन्वर्शन इथेनॉल, तो ये इथेनॉल देश में शुरू होने के पहले हमने किया था। और ऐसी 550 इंडस्ट्रीज हैं, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, मेरे को कोई फेवर करके टेंडर नहीं मिला है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री टेंडर निकालती है, उसका रेट कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी की ऊपर अध्यक्षता में मीटिंग होती है, उसमें तय होता है। उसमें अनेक कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के, सबके हैं। तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में, अरुणाचल में भी, ये आसाम में, नुमालीगढ़ में बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अपप्रचार, गलत प्रचार। मैं CNG की बात करता हूँ तो क्या मैं CNG बना रहा हूँ? मैं मिथेनॉल की बात करता हूँ तो मैं मिथेनॉल बना रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक, स्कूटर देश में लाई, लिथियम आयन बैटरी की प्रचार किया, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक की बैटरी बना रहा हूँ? क्या मैं बैटरी के सेल बना रहा हूँ? मैंने मिथेनॉल की बात की, अब जहाज उसके ऊपर चल रहे, तो क्या मेरे जहाज है? अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल को लाकर इस देश का 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। ये पैसा देश की जनता के जेब में जाना चाहिए। ये जो 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल आता है, उससे तुम्हारा लाइफ दिल्ली में कम हो रहा है 10 साल। ये पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये मेरा गुनाह है। दिल्ली को साफ सुथरी हवा मिले और दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो, इसके लिए आप मुझे सजा देना चाहोगे क्या? ये क्या सब इतने करोड़ों की इकोनॉमी, इसमें मैं कहाँ हूँ, मेरा परिवार का है? कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई संबंध नहीं। कल अगर ये बिजली यहाँ आ रही है तो मेरे यहाँ भी 10 मेगावाट पावर होती है कारखाने में तैयार, तो इसका बेनिफिशियरी मैं, ऐसा आप कहेंगे? अगर मैंने आपको इंटरव्यू दिया और कल जाके कोई कंपनी का ऐड मेरे इंटरव्यू के पीछे आपने लगाई, तो क्या आप उस कंपनी की एजेंट बन गए क्या? ये मूर्खतापूर्ण बातें थी। खैर, मुझे इसके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों ने भी इसको सीरियसली लिया नहीं है। जैसे गड्ढा कहीं भी हो तो लोग आप ही को बोलते हैं, तो वैसे ही ये आपका डिपार्टमेंट भी नहीं है, ये तो मंत्रालय भी नहीं है ना आपका, पर हरदीप पुरी की जगह लोग आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं। सर, मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का हाँ। जन्मदाता हूँ। मैं इसके लगा अभी 1 किलोमीटर रास्ता, ये परली से बिटुमेन तैयार करके मैंने नागपुर जबलपुर हाईवे पे रोड बना, प्राज और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मार्गदर्शन में, और ये किसान डांबरदाता बना, और वो रोड पेट्रोलियम बिटुमेन से अच्छा बना, ये सर्टिफिकेट दिया सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर देश में परली जलने के बजाय अगर डांबर बनेगा, इथेनॉल बनेगा और बायो बिटुमेन बनेगा और हवाई ईंधन बनेगा जो पानीपत में बन रहा है, तो ये क्या मेरे फायदा हो रहा है इसमें?
परली पंजाब हरियाणा की नहीं जलेगी और किसानों को 2,500 रुपये टन भाव मिलेगा और दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, तो इसका क्रेडिट क्या मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा जमा हो रहा है क्या? ये मूर्खता की बातें सब होती है। मुझे इसका कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं साफ हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आने वाले और ये समय में- मैंने ये भी अनुभव पहली बार नहीं दूसरी बार किया। मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तब भी इन षड्यंत्रकारियों ने, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर गलत प्रचार किया। मेरी पूरी इंक्वायरी कांग्रेस सरकार ने की और 2012 में हमारी सरकार आने के पहले मुझे राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में दिया कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। केवल मैं अध्यक्ष नहीं बनूं इसलिए षड्यंत्र किया गया था और उस षड्यंत्र में मुझे बदनाम करने की कोशिश हुई। निकला तो कुछ नहीं, आज कुछ नहीं निकला। तो ये राजनीति में चलते रहता है, ईर्ष्या क्या मत्सर। दोबारा आपके अध्यक्ष बनने की बात चल रही थी इसलिए? नहीं, मैं अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता हूँ। अच्छा, बनना ही नहीं। आप नहीं बनना चाहते? मुश्किल काम है। नहीं बनना ही नहीं मुझे, एक बार बना खत्म हो गया। अरे ऐसा क्यों? नहीं बनना है, मेरी इच्छा। तो जिम्मेदारी देंगे तो मना भी करने का ऑप्शन नहीं, होता मैंने है? मना भी कर दिया, मुझे नहीं बनना है। अच्छा, इतना ऑप्शन रहता है? नहीं, मैंने बोला आप निर्णय करोगे तो भी मुझे नहीं बनना है। ऐसे बोल सकते हैं हाँ, बोल दिया मैंने। कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ या हम कह रहे हैं? पहली बार आज तक मैं बोलता था कि भाई जो मुझे कहा गया वो मैंने किया, हाँ। वो सब करूँगा, हाँ। पर अध्यक्ष बनने की बात आएगी तो मैं नहीं बनूंगा, बोल दिया मैंने। किसको बनना चाहिए? वो तो तय करने वाले तय करें। आपकी नहीं, मेरे को जब पूछेंगे तो मैं उनकी बात जो पूछेंगे उनको बताऊंगा। मीडिया से तो कोई चर्चा करने का कारण हाँ कोई, लेकिन आपकी पसंद है तो वो भी आप नहीं बताना चाहेंगे? आपको बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्टी की बात पार्टी में बोलती होती है। एक बयान आपने बिहार में दिया है, मैं चाहती हूँ उसके ऊपर मैं आपका रिएक्शन लूँ, क्योंकि आपने वहाँ पर जा कर के कहा वहाँ की जनता को कि ऐसा तीर छोड़ो कि अंजा पंजा गंजा है। मैंने ऐसा कहा कि जो मैं नीतीश कुमार जी के पार्टी के उम्मीदवार दो थे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, उनका निशान है तीर। हाँ। तो तीर ऐसा मारो कि अंजा गंजा और पंजा देखते रहेंगे। हाँ। ये मजाक में कहा इसे। नहीं, पंजा तो सबको पता है, ये अंजा और गंजा कौन है? तुम ढूंढ के निकालो, तुम्हारे जैसे शोध पत्रकारिता का काम करने वालों का काम है। एक ऐसे ही मुहावरे के रूप में कहा है। हाँ, ये मैंने किसी के गंजेपन का उल्लेख नहीं किया है, मुहावरे के रूप में कहा। पर गंजेपन का मजाक उड़ाना चाहिए किसी के? नहीं, मैंने नहीं उड़ाया। नहीं उड़ाया? उड़ाना चाहिए भी नहीं ना? नहीं। ये अंजा कौन है? ये शब्द है, अब्बा डब्बा जब्बा। अंजा गंजा पंजा। हाँ। तो ये मैंने ऐसे मुहावरा कहा, मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा। ये ऐसी भाषा होनी, मतलब राजनीति में आप अरे चाहते हैं पॉलिटिकल मीटिंग में ऐसी ही बातें होती है, वहाँ कहीं रिसर्च सब्जेक्ट पे थोड़ी चर्चा होती है। जो आम आदमी इकट्ठा होता है हजारों की भीड़ में, हाँ। वो उसकी भाषा को वही समझता है, विनोद होता है, चर्चाएं होती है, वही बात समझता है। मैं तो हैरान रह गई, क्योंकि एक दिन पहले जब योगी जी आए तो उन्होंने पप्पू टप्पू कहा, फिर आप गए। आप क्या करते हैं कि उसके पहले के 10 वाक्य क्या है वो नहीं बताते, हाँ। उसके बाद में नहीं बताते, और एक वाक्य बताकर सवाल पूछते हैं। हाँ। खैर आपका भी बिजनेस है, वो धंधा है। अरे सर, तो कैसी न्यूज़ बात जिससे कर रहे हैं? निकलती मैं है तो पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं थोड़ी मीडिया में हूँ जो मैं काट पीट के बात चलाऊँ। ये पॉडकास्ट हिट तो होना चाहिए ना। जैसे हिंदी फिल्म में जब तक सेक्स नहीं होगा, हिंसा नहीं अरे होगी, सर बलात्कार नहीं होंगे, मारपीट नहीं होंगी, फिल्म पॉपुलर नहीं बनती ना। तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत मसाला ऐड करना पड़ता है। मैं तो ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बड़े धीरे पर आप मसाला ऐड नहीं करते, आप बड़ी अच्छी पत्रकार। ये आपने ऐसे बाद में कह के मुझे नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ, आपने मुझे बहुत ही अच्छे प्रश्न, शालीन प्रश्न पूछे हैं, बहुत सुसंस्कृत प्रश्न पूछे हैं। मुझे क्योंकि सर बार बार बोल रहे हैं वाइंड अप करने के लिए, लेकिन मैं फटाफट से ना रैपिड राउंड तो खेल नहीं सकती आपके साथ, तो आप मुझे वन लाइनर ही जवाब दे देना कि विपक्ष का कोई एक नेता जो आपका बड़ा अच्छा मित्र है। पूरा विपक्ष मेरा मित्र है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया कि जब तुम मंत्री बनते हो तो देश के मंत्री होते हो, जब मंत्री नहीं बनते तब पार्टी के कार्यकर्ता होते हो। तो मेरे पास जो कानूनी काम होता है मैं सबका करता हूँ। और ये भी बात है कि मैं हाईवे बना रहा हूँ, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, तो मैं उस कांग्रेस वाले का काम नहीं करूँगा तो हाईवे नहीं बन पाएगा। हाँ। क्योंकि वो पूरा करना पड़ेगा। तो मैं सही काम सबका करता हूँ, मैत्री सबसे रखता हूँ। मतभिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं होनी चाहिए। ये वाजपेयी जी ने बताई बात को मैं याद रखता हूँ। हम कैमरा ऑफ करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे वो नाम जो आपका सबसे अच्छा मित्र है। अभी कैमरे पे नहीं बता सभी मेरे मित्र, कौन नहीं है? तुम किसी भी विपक्ष के नेता के पास जाओ, आपको पार्लियामेंट में एक रिकॉर्ड हुआ है हाँ। कि मेरे खाते के डिपार्टमेंट में चर्चा हुई, 78 लोगों ने भाषण दिया,
सब ओवैसी सोनिया गांधी तक सब ने मुझे धन्यवाद और अभिनंदन किया था। तो स्पीकर साहब ने मुझे, मैं नहीं था, हाँ, तो राज्य मंत्री जब मुझे बुलाया फ़ोन करके नागपुर में, आप नहीं यहाँ, फिर मैं आया। लोगों के प्रति मैं सम्मानपूर्वक व्यवहार करता हूँ और यही हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत है और पार्टी में यही सिखाया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नज़दीक, मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैंने बनाई है उनके कार्यकाल में, मैंने उनको देखा है, अडवाणी जी को देखा है। प्रधानमंत्री शब्द आपने कहा तो मुझे याद आया कि आप ऐसा पहले बता चुके हैं कि विपक्ष के किसी नेता ने आपको कहा कि आप अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा, मैं क्यों बनूंगा? हाँ, मैं क्यों बनूंगा? दीदी नाम में तो पूछ रही मैंने हूँ। बताया कि आई बिलोंग टू पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन, नॉट पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का मकसद नहीं है। एक मकसद आपका लेकिन है, आपने हाल ही में तय किया है 100 किलोमीटर रोड प्रतिदिन का, और अभी शायद आप लोग 40-45 किलोमीटर। देखिए, जैसे आप अपने घर में बच्चों को कहते हैं हाँ। तुम मेरिट में पास होना चाहिए, वो सेकंड क्लास में होता है, हाँ, फिर बोलते हैं नहीं बड़ा अच्छा काम है, फिर फर्स्ट क्लास में होता है। हाँ, तो मैंने एक बड़ा टारगेट रखा है, 100, वो कठिन है बहुत, और वो टारगेट रखा है इसलिए 40 के बजाय 50 होगा, 60 होगा। हाँ। तो वो मेरा मकसद या मेरा उद्दिष्ट करके डिक्लेरेशन नहीं है, वो मेरा टारगेट है। पूरा हो सकता है, मतलब अचीवेबल है। कठिन है, कोशिश करेंगे। आपने बिहार में कहा, ये मैं फटाफट वाला ही जवाब ले रही हूँ, है ना। आपने बिहार में कहा कि बिहार की सड़कों को अमेरिका जैसा बना देंगे। बिल्कुल कहाँ। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ बहुत, सोशल मीडिया पे आपका बयान एक इस समय चल रहा है अभी बिल्कुल हालिया, आप ये पॉडकास्ट खत्म करेंगे ना, आप उसके बाद देख लेंगे कि 2022 में आपने एज इट इज़ बात कही। 2022 में आपने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि बिहार की सड़कों को अमेरिका जैसा बना दूंगा। अब 2025 में आप एज इट इज़ रिपीट कर रहे हैं 3 साल बाद उसी बात को। पहली बात तो आप बिहार में जाइए, नहीं गई। मैं 2.5 लाख करोड़ के रोड 11 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद में जितना काम हुआ उतना बिहार राज्य जब से बना तब तक नहीं बना। गंगा पर 2 पुल थे, 13 पुल बन गए। और अभी मैंने ये कहा है कि मैं बना दूंगा, बना है मैंने कहा। 22 में भी कहा था ना, पर हाँ, पहली बात जो टारगेट 22 में कहा वो आज भी कह रहा हूँ, वो प्रोसेस चल रही है। 22 में 1.5 लाख करोड़ के काम हुए थे, अब 2.5 लाख करोड़ के हुए, और अभी और 2.5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ। तो मैं वो भी कहा हूँ, केवल राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवे। हाँ, और आज मैं बताता हूँ कि ये मैंने जब बात कही तो अमेरिका से कुछ लोग मुझे, इंडियन से आए थे, मिलने के लिए आए, बोले आप गलत बोल रहे हो। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले आप बोलते हैं अमेरिका के जैसे रास्ते बने, अभी आज आप हमारे यहाँ के रोड अमेरिका से भी अच्छे हैं, आप ये मत बोलिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप जाके अमेरिका देखो यहाँ के रास्ते। फिर भी मैं बोलता हूँ कि हम अमेरिका के बराबर नहीं है। मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, आज मैं कह रहा हमारे रास्ते हूँ अमेरिका हम के इस रास्ते से प्रोसेस अच्छे में हैं। है हाँ। कि हमारा उद्देश्य ये है कुछ दिनों के बाद कि हम अमेरिका से भी अच्छे रास्ते बनाएंगे। आज दिल्ली में मैं 1.5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ। आपने देखा द्वारका एक्सप्रेस है? हाँ बिल्कुल UR2 देखा? देखा। फर्क नहीं पड़ा कुछ? एयर स्ट्रिप के नीचे से टनल चल के फर्क नहीं पड़ा? ये ऐसे एक नहीं, ऐसे 50 काम दिल्ली में जब होंगे तो दिल्ली भी कहेंगे कि हमारा शहर न्यूयॉर्क से अच्छा बना। नहीं, मैं तो ये कैमरे के सामने एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि मैं यूपी की रहने वाली हूँ और ईस्टर्न यूपी का हाल कितना ख़राब था। अभी हमारा हर रोज़ ही, मतलब फिर भी महीने में 2 महीने में हम देहरादून तक जाते हैं, हम हल्द्वानी तक जाते हैं। तो मैं तो मतलब मेरे को कोई आपत्ति नहीं है ये कैमरे के अभी सामने। आप 6 महीने के अंदर दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाओगे। वेट कर रही हूँ मैं तो सर, बहुत तो लंबा। काम, वो तो पुल तो पूरा हो गया, हाँ। आगे का काम पूरा होगा तो पूरा उद्घाटन होगा उसका। अब सर जाते जाते मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि अब हम लैंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, मैं वैसे आपको बताऊँ, अब हम क्योंकि वाइंड अप कर रहे हैं, आप सड़क परिवहन मंत्री हैं तो कायदे से तो आपके साथ रोड पे चलते चलते पॉडकास्ट होना चाहिए था, लेकिन हम क्योंकि हमेशा टेक ऑफ करते हैं, मेरे पॉडकास्ट का नाम ही है टेक ऑफ विद SKT, शालिनी कपूर तिवारी। तो अब हम क्योंकि लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई एक टिप अपनी तरफ से मेरे व्यूअर्स को आप देना चाहें जो आपके दिल में आए, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि हम देश के लिए, समाज के लिए जो क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करके अच्छा काम कर सकते हैं वो करने की कोशिश हमने करनी चाहिए। एक व्यक्ति करेगा, 10 करेंगे, 10,000 करेंगे, 1 लाख करेंगे, 50 लाख करेंगे तो देश बदल जाएगा।
और हमारा देश विश्वगुरु बनना चाहिए। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होना चाहिए। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से देश मुक्त बनना और विश्वगुरु बनाना, इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। चाहे हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर इस एक उद्देश्य के लिए काम करेंगे तो हम इस ऐतिहासिक भारत देश को आगे पहुंचाएंगे। ये हमारे लिए मिशन है। मुझे लगता नहीं है सर इसमें किसी की भी दो राय होगी। जो आप चाहते हैं हम सब भारतीय वही चाहते हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। और बिना मेरे व्यूवर्स से पूछे मैं ये बात आपको कह रही हूँ कि देश का हर शख्स ये चाहता है कि ये एक मंत्रालय तो आप ही के पास रहना चाहिए। सरकार बदल जाए पर ये मंत्रालय का चेहरा तो नितिन गडकरी जी का ही होना चाहिए। ये मैं अपने सारे व्यूवर्स के बिहाफ पे कह सकती हूँ। इतने साल के जर्नलिज्म में जो मेरा अनुभव रहा है और एक देश की जनता के तौर पर भी मैं बहुत दावे से कह सकती हूँ। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं सर। सड़कें ऐसी चमकती रहें, अमेरिका से भी अच्छी बनती रहें। और बहुत शुक्रिया सर कि आपने इतना टाइम दिया हमें। बहुत बिजी स्केड्यूल के बाद भी आई गेस सुबह से आप बहुत थके हुए होंगे। हाँ, चलते रहता है, मीटिंग है चलो। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं, शुभेच्छा।